हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी को। चैप्टर 21, ईशानी का शर्माना, मदहोशी, वाइल्ड किस और समूचे किस। ये कहते हुए ईशानी थोड़ा ऊपर उठी और उसने केशव के होठों पर अपने हाथ रख दिए और पोलाइट तरीके से केशव को किस करने लगी। उसके इस तरह किस करने से केशव हैरान था, लेकिन धीरे धीरे ईशानी का किस वाइल्ड होता जा रहा था, जिससे केशव अपने आप पर कंट्रोल कर नहीं पा रहा था। उसके हाथ अपने आप ईशानी की कमर पर जा चुके थे। वो उसकी कमर को बढ़ी, जिसे ईशानी की सिसकारियां उसके मुंह के अंदर ही दब के रह गई, लेकिन उसने उसके होठों को आजाद नहीं किया। वो और ज्यादा वाइल्डली उसे किस करने लगी। वो उसके होठों को वाइट करने लगी, सक करने लगी, जिससे केशव की पकड़ उसकी कमर पर कसती जा रही थी। दोनों इस मदहोशी के आलम में एक दूसरे के होठों का रसपान करने में लगे हुए थे। लगभग 10 मिनट बाद ईशानी ने झटके से केशव को अपने आप से अलग किया और सिर नीचे झुकाए गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसने अपना एक हाथ सीने पर रखा, अपनी आंखों में एक अजीब सी कशिश और चेहरे पर एक अजीब सी चमक लिए केशव को देखा। केशव, जो कि अभी भी उसके चेहरे को ही देख रहा था, जैसे ही दोनों की आई कांटेक्ट हुई, केशव ने तुरंत आगे बढ़ के उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी शर्ट के लगभग सारे बटन खुले हुए थे। उसकी अपर बॉडी लगभग हाफ नेक्ड थी। उसके इस तरह गले लगाने से ईशानी के होठों की मुस्कान और ज्यादा गहरी हो गई। उसने धीरे से अलग होते हुए केशव के सीने पर अपने होंठ रखे और उसके सीने को शक करने लगी, जिससे केशव के हाथों की मुट्ठियां भींच लीं। वो ईशानी के साथ अभी कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जानता था कि ईशानी इस वक्त नशे में है। अगर उसने इसमें कुछ भी किया तो न जाने ईशानी उसके बारे में क्या सोचे लगेगी। यही सोचते हुए वो अपने आप पर कंट्रोल करता जा रहा था, लेकिन ईशानी उसके कंट्रोल को लूज करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि ईशानी उसे सेड्यूस करने में लगी हुई है। वो भी एक नॉर्मल इंसान था। कोई लड़की इतनी खूबसूरत जिसे वो इतना पसंद करता है, वो उसके सामने ऐसी हरकत करे तो भला वो अपने आप पर कंट्रोल कैसे कर पाता। उसके हाथ अपने आप ईशानी की कमर पर जा चुके थे। वहीं ईशानी उसके सीने को चूमते हुए ऊपर की तरफ जाने लगी। वो उसकी गर्दन और फिर उसकी चिन्ह को चूमते हुए वापस उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लेती है। ईशानी काफी ज्यादा वाइल्ड और पेशेंट तरीके से उसे किस कर रही थी। हालांकि अब केशव भी धीरे धीरे फॉर्म में आया था। अब केशव ईशानी पर भारी होता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके किस करने की स्पीड ईशानी से काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से ईशानी अब संभल नहीं पा रही थी। वो उसके होठों के बीच कहीं फंस के रह चुकी थी। केशव बार बार उसके होठों को बाइट कर रहा था, जिसे ईशानी की सिसकारियां उस कमरे में सुनाई देने लगीं। अभी 3-4 मिनट ही हुए थे केशव को ईशानी को किस करते हुए कि तभी उसे ईशानी का वेट एकदम से लूज होता हुआ महसूस हुआ। ईशानी ने अब किस करना बंद कर दिया था। ये देख केशव एकदम से चौंक गया। उसने उसके होठों को फ्री किया और उसे देखा तो उसकी आंखें तुमसे छोटी हो गईं। ईशानी गहरी नींद में जा चुकी थी। वो सो गई थी। ये देख केशव का माथा ठनक गया। वो अपनी बीवी को किस कर रहा था और वहां वो सो गई थी। ये देख उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो उसके मासूम थे फेस को देखने लगा और फिर उसने एक नजर उस गिलास को देखा। उसे लगा कि शायद वो उसके दवाई के ओवरडोज को संभाल नहीं पाए या फिर दादी जी ने ही कुछ ज्यादा नशे की दवा मिला दी होगी। ये सोच उसने नामे सिर हिलाया और ईशानी को एकदम से अपनी बाहों में उठा लिया और बेड के एक किनारे पर लाकर लिटा दिया। वो अपनी शर्ट की स्लीव फोल्ड करते हुए जैसे ही वापस बेड पर आकर लेट तो ईशानी एकदम से उसके सीने से आ लगी और इसके सीने पर अपना सिर रखते हुए अपने एक टांग को उसकी टांगों के बीच फंसा लिया। ये देख केशव एक बार फिर पागल हो गया। उसने अपनी शर्ट के बटन नहीं लगाए, जिसकी वजह से ईशानी की गर्म सांसें उसे अपने सीने पर महसूस हो रही थी। उसे समझ में नहीं आया था कि ये कैसी लड़की है, सोते हुए भी उसे सिड्यूस कर रही है। उसने तुरंत अपनी शर्ट के बटन लगाए और ईशानी से खुद को दूर किया और उसे बेड के दूसरे कोने पर लेटा दिया और खुद इस कोने पर आकर लेट गया। लेकिन कुछ ही मिनट के बाद ईशानी फिर से उसके सीने पर आग लगी। ये देख उसका सिर चकराने लगा था, लेकिन अब उसने ईशानी को अपने आप से अलग नहीं किया, बल्कि उसे अपनी बाहों में कस लिया। वो ईशानी को अपनी बाहों में भर कर सो गया था। उससे एक अजीब सा सुकून, एक शांति महसूस हो रही थी, जो उसे सालों से आज तक महसूस नहीं हुई थी। बिजनेस की दुनिया का बादशाह, 24 घंटे काम करने वाला, कभी रात को चैन से सो नहीं पाया था। उसे हर वक्त कोई ना कोई टेंशन लगी रहती थी, लेकिन इस वक्त उसे सिर्फ ईशानी का ख्याल था। कोई ना कोई टेंशन, ना ही किसी तरह की कोई परेशानी। वो बस ईशानी के बारे में सोच रहा था। ऐसे ही उन दोनों को नींद आ गई। अगली सुबह अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर ईशानी की आंखें तुरंत से खुली। वह एकदम से चौंकते हुए सामने दरवाजे की तरफ देखने लगी। तभी उसे अपनी बगल में कुछ एहसास हुआ। उसने अपनी मुंडी उठाकर देखा तो वह इस वक्त केशव के बिल्कुल ऊपर सोई हुई थी। सिर से लेकर पैर तक केशव के ऊपर थी।
वो केशव के सीने में अपने सिर को छुपाए और उसकी टांगों लपेटे हुए लेटी हुई थी। उसने अपनी बाहों से केशव को कसा हुआ था। ये देख तुमसे चौंक गई। उसने केशव के सीने की तरफ देखा जिसके बटन अभी भी 4-5 खुले हुए थे। ये देख उसकी जान हलक में आ गई। वो शॉक्ड होकर आसपास देखने लगी, तभी उसे अपना सिर भारी होता हुआ महसूस हुआ। उसने अपने एकदम से अपना सिर पकड़ लिया। जैसी उसने अपना सिर पकड़ा तो उसे कल रात की धुंधली धुंधली याद और वो पैशनेट किस याद आया। किस याद करते ही उसका जबड़ा नीचे गिर गया। वो घबराते हुए केशव को देखने लगी। उसे उसकी सभी बेशर्मी भरी हरकतें याद आने लगी, लेकिन अब उसे अभी भी कई बात याद नहीं आई थी। वो तुरंत केशव के ऊपर से उठी और सीधा बेड से नीचे उतरते हुए दरवाजे की तरफ आई। जल्दी उसने जैसे ही दरवाजा खोला, जो सामने एक मेड अपना सिर झुकाते खड़ी हुई थी, जिसकी उम्र लगभग 35 के आसपास थी। उसने शांत आवाज में ही पूछा, मैम क्या आज का खाना आप बनाएंगी? ईशानी को उसकी बात सुनकर कुछ अजीब लगा, लेकिन तभी वो चौंकते हुए उसे देखने लगी। उसे याद आया कि उसकी शादी हुई है, आज उसे पहली बार अपने ससुराल में खाना बनाया था। उसने तुरंत लंबी सी मुस्कान के साथ कहा, जी आप चलिए, मैं आधे घंटे में तैयार होकर आती हूँ। ये सुनकर उस मेड ने कुछ नहीं कहा। उसने एक नज़र कमरे की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन ईशानी की पैनी नज़र को अपने ऊपर महसूस कर वो बिना देखे वहां से निकल गई। उसके जाते ही ईशानी परेशानी से कमरे में चक्कर लगाने लगी। उसे काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी। उसे समझ में नहीं आया था कि अब वो केशव को क्या जवाब देगी। उसे धीरे धीरे रात की सभी बातें याद आने लगी। उसने किस तरह केशव के साथ बेशर्मी भरी बातें की थी, उसे सब कुछ याद आया था। वो अपने दांतों तले नाखूनों को चबाए जा रही थी और कमरे की जमीन को घिसने में लगी हुई थी। कुछ देर बाद ऐसे ही चलते फिरते उसे खाना बनाने का याद आया। वो तुरंत भागते हुए चेंजिंग रूम से अपने कपड़े लिए वापस बाथरूम की तरह भाग गई। लगभग 10-15 मिनट बाद वो नहाकर बाहर निकली तो देखा कि सामने केशव बेड पर नहीं था। ये देखकर उसने राहत की सांस ली। वह इस वक्त केशव को फेस नहीं करना चाहते थे। उसका चेहरा अभी भी शर्म से गुलाबी हो रखा था। वो मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई और मेकअप करने लगी। उसने हेयर ड्रायर से अपने बालों को सुखाया। मेकअप करके वे अपने होठों पर लिपस्टिक लगा रही थी कि तभी उसे अपने होंठ कुछ भारी महसूस हुए। उसने होठों को लिटिल फिंगर से टच किया तो उसके होंठ सूजे हुए थे। इसके बारे में सोचते ही उसके गाल दबाया ब्लश करने लगे। उसे रात का याद कि किस तरह केशव ने वाइल्ड तरीके से उसके होठों पर बाइट किया था। वो ये सोची रही थी कि तभी उसकी नज़र सामने मिरर में गई। मिरर में बिल्कुल सामने, जहां पीछे ही बिल्कुल उसके पीछे केशव खड़ा हुआ था, जिसने इस वक्त एक लूज लोअर के अलावा कुछ भी नहीं बना हुआ था। वह अपने हाथ में एक पानी की बोतल लिए पसीने से लटपट उसके पीछे खड़ा हुआ बस उसे देख रहा था। केशव की नजरें इस वक्त ईशानी की गर्दन पर अटकी हुई थी, जिसे देखकर उसके पसीने लगातार छूटते जा रहे थे। वही केशव को देख ईशानी एक बार फिर शर्म से भर गई। वो चुपचाप अपना से नीचे झुकाए जबरदस्ती मेकअप करने लगी। उसका मेकअप कंप्लीट हो चुका था, लेकिन वो वहीं बैठी हुई थी क्योंकि केशव अभी भी उससे घूर रहा था। उसने बड़बड़ाते हुए अपने आप से कहा, ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? ये तो अभी भी मुझे ही देख रहे हैं। गॉड प्लीज प्लीज थोड़ी सी हेल्प कीजिए। ये कहते हुए उसने धीरे से मुंडी घूम के केशव को देखा। उसके इस तरह देखने से केशव ने तुरंत अपनी नजर फेरी और सीधा बाथरूम में घुस गया। उसके जाते ही ईशानी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा भागते हुए कमरे के बाहर निकली। वो सीधा में हाल में आए, जहां सामने ही दामिनी की बैठी हुई फोन पर किस बात करी थी। ईशानी को आता देख उन्होंने कॉल कट किया और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ गई। ईशानी, जिसने इस वक्त ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी हुई थी, ऑरेंज ब्लाउज, उसने लाइट मेकअप, ब्लैक हील्स और होठों पर लाइट रेड कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी। वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे गई थी। उसके खुले बाल जो कि उसकी कमर तक आ रहे थे। 23 इंटेंस नजरें, आंखों से वर्जिनिटी लेना, ऐसे कोई किस करता। वो शांत बैठने लगी, लेकिन उसने जैसे जैसे अपने आप पर कंट्रोल किया और बड़ी बड़ी आंखें करके केशव को देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि वो ये कह तो रही थी, लेकिन वो खुद केशव के साथ वो सब करना चाहती थी। रात की बातें जैसे जैसे उसे याद आती जा रही थी, उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ चुका था। वो केशव से दूर हटने को बोल रही थी, लेकिन उसने उसे हटाया खुद नहीं। केशव उसके होठों के काफी ज्यादा करीब आ चुका था। ये देख ईशानी ने अपना थूक गले के नीचे गटकते हुए अपनी सांसों को एकदम से रोक लिया। वो बिना पलके झपकाए केशव के होठों को देखने लगी। उसे अजीब सी सनसनी महसूस हो रही थी। केशव ने उसके एकदम से करीब आते हुए उसकी आंखों में आंखें डाल के सार्कास्टिक टोन में कहा, डोंट टी वरी, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला।
वैसे भी हमारी शादी ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं, मैंने रातें देखा तुम्हें किस करना भी नहीं आता, इसलिए तुम्हें किस करने का कोई फायदा नहीं। ये कहते हुए वो मुस्कुराते हुए उठने लगा। वही उसकी बात सुन ईशानी का जबड़ा नीचे गिर गया। वो आंखें बड़ी बड़ी करके केशव को देखने लगी। उसका मतलब ये बंदा उसके इतने करीब आकर उसे बोल रहा था कि उसे किस करना ही नहीं आता। अगर उसे उसकी किस पसंद नहीं आई तो उसे रात ही उसे अपने आप से अलग कर देना चाहिए था, लेकिन तब तो वो बड़े मजे से उसका किस एंजॉय कर रहा था और उसका साथ भी दे रहा था। यहाँ तक ईशानी को अच्छे से याद था। उसने एकदम से केशव के कॉलर को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसकी नीली आंखें हल्की हल्की लाल दिखाई दे रही थी, जो कि केशव को मदहोश कर रही थी। उन दोनों के होठों के बीच लगभग 2 उंगलियों का फासला था। ईशानी ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए नाराजगी से कहा, क्या कहा, मुझे किस करना नहीं आता तो फिर रात इतना एंजॉय क्यों किया? उसकी बातों में काफी ज्यादा मासूमियत थी। केशव बस उसकी आंखों में खोया हुआ था। ईशानी ने मुंह बनाते हुए कहा, ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि किस कैसे किया जाता है। ये कहते हुए उसने तुरंत उसकी चिन को पकड़ के हुए उसके मुंह को खोल और एकदम से अपने होठों से उसके होठों को लॉक कर दिया और काफी ज्यादा डीपली उसे किस करने लगी। वो कुछ ही सेकंड के अंदर अपनी टंग का भी इस्तेमाल करने लगी, जिससे केशव का कंट्रोल अपने हाथों से छूटता जा रहा था। उसकी आंखें एकदम से फैल गईं। उसके हाथ उसे एकदम से उसकी पॉकेट से निकालकर अपने आप ईशानी की कमर पर चलने लगे। ईशानी अपने दोनों हाथों को उसकी बाहों में डाले पैशनेट और वाइल्ड दोनों तरीके से उसे किस कर रही थी। दोनों मदहोशी में थे और कमरे में किस करने की और सांसें सुनाई दे रही थी। वो उसके दोनों होठों को काट रही थी, हालांकि उसे अभी भी किस करना नहीं आ रहा था। वो फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसे किस करे। जैसे तैसे वो उसके होठों को किस कर रही थी, तभी केशव ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और एकदम से उसे अपने आप से अलग किया। उसके इस तरह अलग करने से ईशानी ने कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। उसका चेहरा अभी भी धीरे धीरे गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा था। ये देख केशव ने उसकी आंखों में देखते हुए शांत आवाज में काफी करीब आकर कहा, तुम्हें सच में किस करना नहीं आता? आई विल टीच यू बीवी की किस कैसे करते हैं। ये कहते हुए उसने एकदम से उसकी चेहरे को पकड़ा, उसे इंटेंस नजरों से उसे देखा और उसकी कमर को अपनी बाहों में कसा और उसे एकदम से अपने ऊपर खींच लिया। वो दोनों सीधा बेड पर जाकर ईशानी उसके ऊपर थी, वही केशव उसके नीचे। केशव ने एकदम से उसकी कमर को अपनी तरफ किया और अपने होंठ उसके होठों पर रख लिप लॉक करने लगा। वो पहले पोलाइट और फिर काफी ज्यादा वाइल्ड होता जा रहा था, जिससे ईशानी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। कुछ ही मिनट के अंदर ईशानी को सफोकेशन महसूस होने लगी। वो उसके सीने पर पांच मांगने लगी, क्योंकि अब उसके लिए सांस लेने काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था, लेकिन केशव अभी भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वो उसके दोनों होठों अपने होठों से लॉक किया वाइल्ड तरीके से किस कर रहा था। वो अपनी टंग का इस्तेमाल कर रहा था, जो ईशानी को एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुकी थी। ईशानी को एक अलग ही एहसास हुआ था, जो कि उसने आज तक कभी महसूस नहीं किया था। ये उसकी पहली किस थी। वो केशव को अपने आप से अलग नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी सांसें जवाब दे चुकी थी। केशव को जब ये महसूस हुआ कि ईशानी अब सांस नहीं ले पाएगी, तो उसने धीरे से ईशानी को अपने आप से दूर किया। जैसे ही ईशानी उससे अलग हुई, वो एकदम से बेड पर उठकर बैठी और अपने सीने पर हाथ रख गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसका पूरा चेहरा लाल हो रखा था शर्म और गुस्से में। उसने गुस्से में जलती आंखों से केशव को देखा और उसके सीने पर पांच मारते हुए बोली, मुझे मारना चाहते हो? शर्म नहीं आती? इस तरह किस कौन करता है? मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था, मेरी फोटो किस करते रहे जाते फिर। ये कहते हुए उसने एकदम से केशव को बेड पर धक्का दिया और उसके एकदम से पेट के ऊपर आकर बैठी और उसके सीने पर पंच करने लगी। वही केशव बस शांत नजर से उसे देख रहा था। उसके हाथ ईशानी की कमर को सहला रहे थे, जो उसे बेचैन कर रहे हैं। उसे ईशानी की ऐसी हरकतें बचकानी लग रही थीं। ईशानी काफी देर तक उसे पंच मारती रही और आखिरकार वो थक गई। जब वो शांत हुई तो केशव ने एकदम से उसकी गर्दन में हाथ डाला और उसे अपनी तरफ पुश किया। वो सीधा केशव के ऊपर जा गिरी। उसका चेहरा बिल्कुल केशव के सामने था। उन दोनों के होंठ लगभग मिलते मिलते बचे थे। वही ईशानी का गला एक बार फिर सूखने लगा। उसकी नजरें अभी भी केशव के होठों पर ही जमी हुई थी, जो उसे बहका रही थी। वही उसके दोनों हाथ इस वक्त केशव के सीने पर थे, जिसमें उसने अब केशव की शर्ट को जकड़ा हुआ था और उसके हाथों के मुठ्ठियां बनी हुई थी। उसने धीरे से ऊपर करके केशव को देखा और शर्माते हुए अपनी नजर के नीचे कर ली और धीरे से उसके कॉलर को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, बेशर्म कहीं के, शर्म नहीं आती? किसी लड़की को कोई ऐसा रफ किस करता है? और वैसे भी हमारी शादी को इतना टाइम नहीं हुआ है कि आप इस तरह। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात बीच में काटते हुए केशव ने तुरंत उसे एकदम पलटा।
ईशानी चौंकते हुए उसे देखने लगी। अभी थोड़ी देर पहले ही वो केशव के ऊपर बैठी हुई थी, अब केशव उसके ऊपर था। वही ईशानी नीचे लेटी हुई किसी छुई मुई की तरह सहमी हुई थी। वो बस अपनी पलकें झपकाते हुए केशव को देख रही थी। केशव जो कि उसके ऊपर पूरी तरह से लीन हो चुका था, इसका एक हाथ इस वक्त ईशानी की कमर को सहला रहा था। वही दूसरा हाथ से उसने ईशानी के दोनों हाथ ऊपर किए हुए थे, वही ईशानी के काफी ज्यादा करीब था। ईशानी के चेहरे के काफी करीब। उसे अपने इतने करीब देख ईशानी एक बार फिर अपना कंट्रोल खोने लगी। उसे ऐसा लगा था कि अगर इस बार केशव उसके करीब आया तो वो सब कुछ भूलकर उसे अपना बना लेगी, लेकिन वो अभी ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसे अभी काफी कुछ करना था और उसे अभी केशव के दिल में अपनी वह जगह बनानी थी जो हमेशा से केशव के दिल में उसकी थी। उसने हकलाती हुई आवाज में कहा, वो सॉरी, वो मुझे कल रात के लिए माफ कर दो। वो मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ और तुम उसका बदला ले रहे हो। तुम तो जानते हो ना मैं नशे में थी, अब उसका भी बदला लोगे, ये गलत बात है। खून के बदले खून और बदले के बदला कौन लेता है। देखो पति परमेश्वर, मैं नशे में थी, मैंने आपको किस कर दिया, लेकिन आप भी कुछ काम नहीं थे। मुझे याद है आपने मेरे नशे में उनके फायदा उठाने की कोशिश की। उसकी लास्ट लाइन सुन केशव की आंखें छोटी हो गई, उसकी भौहें तन गईं। वो अपनी वाइफ को देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हारा फायदा उठाया। उसकी आवाज काफी ठंड और कोलद थी, जिसे सुन ईशानी का गला सूख गया। उसे ऐसा लगा कि अगर उसे अभी पानी नहीं दिया तो वो प्यासे से ही मर जाएगी। उसने अपनी नजरें नीचे करते हुए धीमी आवाज में कहा, सॉरी, वो मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते और मुझे जाने दीजिए। मुझे प्यास लगी है और वो देखी वहां टेबल पर खाना लगा है, हमें खाना खाना चाहिए, ना ठंडा हो जाएगा। उसकी बात सुनकर केशव ने अपनी नजर घुमाकर उस टेबल की तरफ घुमाई और फिर ईशानी को देखने लगा। ईशानी नहीं होनी रोसूरत बनाते हुए कहा, प्लीज। ये कहते हुए उसने अपने दोनों कान पकड़ लिए। ये देख केशव बिना किसी स्पेशल के उसके ऊपर से उठा और जाकर चेयर पर बैठ गया। उसने अपना कोट उतार के सामने रखा और अपनी शर्ट को स्लीव्स को फोल्ड करते हुए उसने अपनी शर्ट के ऊपर के 3 बटन खोल दिए। वही ईशानी केशव के उठाने से काफी ज्यादा रिलैक्स फील कर रही थी। वो तुरंत बेड से उठी है और उसने सामने रख जग में से लगातार 2 गिलास पानी पी लिया। यह देख सामने बैठे केशव के होठों पर अचानक से एक मुस्कान आ गई। वो ईशानी को ही देख रहा था। वही उसके इस तरह देखने से ईशानी के लिए पानी पीना भी मुश्किल हो गया था। वो अपने आप में बड़बड़ाई, हे भगवान, किस किस्म का इंसान है। मैं जानती हूँ प्यार करता है, लेकिन ये कैसा प्यार है, मुझे इतना परेशान कर रहा है। इसका ये प्यार पानी तक पीने नहीं देगा। ये साथ मुझे लगता है आंखों से ही मेरा एनकाउंटर करेगा, कहीं आंखों से मेरी वर्जिनिटी तो नहीं छीनेगा। ये कहते हुए वो चौंका केशव को देखने लगी। तभी उसका ध्यान सामने टेबल पर रखा वो तुरंत टेबल की तरह भागी। चैप्टर 22 लव बाइट्स यू आर सो बोल्ड लिटिल बीवी। गर्म सांसें। उसने तुरंत दामिनी जी का आशीर्वाद लिया। दामिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसी हो मेरी बच्ची, तुम्हें रात नींद तो आई ना। ये कहते हुए उनकी आवाज काफी अजीब सी हो गई। उनकी बात सुनकर ईशानी एक बार बलश रने लगी। उसे फिर से कल रात वाली सीन से याद आने लगे, जिनके बारे में याद करते हैं उसका पूरा चेहरा गुलाबी पड़ चुका था। ये देख दामिनी जी के चेहरे पर जंग जीतने वाली चमक और होठों पर मुस्कान आ गई। उन्होंने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम पहले किचन में जाओ और कुछ खाना बनाओ। तुम्हें जो आता है तुम वो बन सकती हो। मैं, केशव और 3 लोग और होंगे, ज्यादा नहीं है। ओके। ईशानी ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप किचन की तरफ चली गई। वो अपना पूरा ध्यान खाने में लगाना चाहते थे, लेकिन खाना बनाते हुए भी बार बार उसे किस वो रात याद आ रही थी। उसे ऐसा लगा था जैसे उसे लिप्सोफोबिया हो। उसे याद आया कि थोड़ी देर पहले जब वो दामिनी जी के सामने गई तो उसकी नज़र दामिनी के होठों पर टिकी हुई थी। उसकी नज़र उसकी मेड के होठों पर ही टिक जाती थी। उन्हें देखकर उसे बार बार केशव के होठों की और उसके किस करने की याद आ रही थी। उसने झांझलाते हुए जबरदस्ती जैसे तैसे खाना बना लिया। वह एप्रेन उतारते हुए सीधा मेन हॉल में आई, जहां अभय और उसके मॉम डैड भी मौजूद थे। वो दोनों इस वक्त दामिनी जिससे बात कर रहे थे वही अभय केशव के साथ बैठा हुआ था। केशव जो कि इस वक्त ब्लैक कलर के सूट पैंट पहने ऊपर से लॉन्ग कोट पहने अपनी आंखों पर ग्लासेस को ठीक करते हुए बार बार लैपटॉप की तरफ इशारा कर रहा था। किसी का कदमों की हाथ में केशव का ध्यान किचन की तरफ गया। सामने ईशानी को देखा। उसने तुरंत अपने सनग्लासेस हटाए और ध्यान से ईशानी को देखने लगा। ईशानी काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी ऑरेंज साड़ी में। एक पल के लिए वह उसकी खूबसूरती में खो गया। केशव की नज़र बार बार उसके होठों की तरफ जा रही थी। वही ईशानी ने जैसे ही सामने केशव को देखा तो वो एक बार फिर आगे चलते चलते रुक गई। उसकी नज़र सीधा उसके होठों के ऊपर जाकर अटक गई।
उसे याद आया कि रित किस तरह उसने इन दोनों होठों को वाइल्ड तरीके से किस किया था और इन दोनों होठों ने किस तरह उसके होठों को बेदर्दी से मसला था, जिनके बारे में सोचते ही उसका गला सूखने लगा। अगर यहाँ पर कोई और नहीं होता तो वो सीधा केशव के होठों पर टूट पड़ती, ऐसा उसे महसूस हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे उसने अपने आप पर कंट्रोल किया। लेकिन उसका पूरा चेहरा धीरे धीरे गुलाबी पड़ने लगा। उसे अपनी पूरी बॉडी में एक अजीब सी गर्मी का एहसास हो रहा था। उसने तुरंत अपने गालों को थपथपाया और दामिनी जी को देखकर कहा, दादी जी वो खाना बन चुका है, आप प्लीज डाइनिंग टेबल पर आ जाए। ये सुन मुस्कुराते हुए दामिनी जी ने उसे देखा, वही उसने दोबारा से खुशी और बेशक का आशीर्वाद लिया। थोड़ी देर बाद वो सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। ईशानी ने उन सभी को खाना सर्व कर दिया था। वो इस वक्त केशव के सामने खड़ी हुई थी। केशव को भी खाना सर्व, लेकिन वह बार बार उसके चेहरे को देख रही थी। वही केशव उसके इस तरह देखने से काफी अजीब फील कर रहा था। सामने सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। उसने इशारे से ईशानी को उसे तरफ देखने के लिए कहा, लेकिन ईशानी कहाँ रुकने वाली थी। वो पूरी बेशर्म की तरह उसके होठों पर अपनी नजर जमाई बैठी थी, जैसे कि बिल्ली चूहे के ऊपर नजर जमाई बैठी होती है। ईशानी को बस एक मौका चाहिए था उसके होठों को काटने का। उसने मन बना लिया था कि बार उसके होठों को वह छोड़ने वाली नहीं है। जिन होठों ने उसके होठों को इस तरह मसला वाइल्ड तरीके से काटा और सुझा दिया, वो अपना बदला केशव के होठों से लेना चाहती थी। तभी दामिनी जी, जिन्हें अब काफी ऑकवर्ड फील हो था, उन्हें ऐसा लगा था कि वो कबाब में हड्डी का काम कर रही है। यही फीलिंग ऋषभ, खुशी और अभय को भी आ रही थी। वह लोग पर परेशान होते हुए एक दूसरे को देखने लगे और खाने की तरफ। तभी दामिनी जी ने खांसते हुए कहा, आह वो ईशानी बेटा। उनकी आवाज ईशानी ने तुरंत अपने ख्याली पुलाव को वापस पतीले में रखा और पलटते हुए दामिनी जी को देखकर बोली, सॉरी दादी, क्या खाना अच्छा नहीं बना? दामिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, खाना बहुत अच्छा है। लेकिन ये कहते कहते उन्होंने केशव की गर्दन को देखा, जहां देख उन्होंने तुरंत शर्म से अपने सिर को नीचे कर लिया और चुपचाप बिना कुछ कहे खाना खाने लगी। वही ये देख ईशानी एकदम से शॉक हो गई। उसने दोबारा केशव की तरफ देखा तो उसका मुंह खुला कर खुला रह गया। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल चुका था। उसने अपनी नजर नीचे झुका ली। वहीं उन दोनों के देखते देखते सभी का ध्यान केशव की तरफ गया। वही केशव जो कि एक्सप्रेशन लेस चेहरा लिए ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसने उन सभी की नजर को अपने ऊपर महसूस किया और आंखें तरेर कर एक एक करके उन सभी को देखा। उसके देखने से सभी लोगों ने अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। केशव को काफी ज्यादा अजीब लगा था। उसने सामने अपनी बीवी को देखा, जिसका चेहरा शर्म से लाल हो रखा था। वो और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसने इशारे से अभय से पूछा क्या हुआ, लेकिन अभय खुद कोई जवाब देने की हालत में ही नहीं था। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और एक मैसेज टाइप किया। दूसरी तरफ केशव को मैसेज तुरंत सेंड हो गया। केशव ने जैसे ही मैसेज देखा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। वह तुरंत हड़बड़ाते हुए उठा, अपना फोन निकालकर बोला, वो एक्चुअली मुझे कुछ काम है। ये कहते हुए वो तुरंत अपनी कमरे की तरफ चला गया। उसके जाते ही दामिनी जी ने राहत की सांस ली। वहीं सभी लोग मुस्कुराते हुए ईशानी को देखने लगे, जो कि शर्म से अपना से नीचे झुकाए हुए थी। ये देख दामिनी जी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक काम करो, तुम अपना खाना और अपने पति का खाना कमरे में ले जाओ, दोनों वहीं बैठकर खा लेना। ईशानी सिर हिलाते हुए वहां से चली गई। उसने प्लेट में अपने लिए और केशव के लिए खाना निकाला और अपने कमरे की तरफ आ गई। कमरे में जैसे ही केशव पहुंचा, वो सीधा मिरर के सामने आया। उसने अपनी गर्दन पर देखा, जहां उसके गर्दन पर दांतों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ये देख उसने अपना सिर पीट लिया। तभी उसने अपने पीछे खड़ी ईशानी को देखा, जिसके हाथ में खाने की प्लेट थी। वो उसे घूरने लगा। वही ईशानी उसके ऐसे देखने से सकपका गई। वो टेबल पर खाने की प्लेट रखते हुए उसके सामने सिर झुककर बोली, सॉरी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब क्या करेंगे इसका? ये तो इतनी जल्दी नहीं जाएगा। केशव ने अजीब सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ पलटते हुए कहा, क्यों, इसका क्या करना है? का क्या मतलब? हमारी शादी हुई है, ये निशान तो लाजमी है हम दोनों के शरीर पर आना। क्या तुम्हारे शरीर पर नहीं है क्या? ईशानी ने मासूमियत से नाम में सिर दिया और मासूमियत से बोली, नहीं, मेरी शरीर पर नहीं आए, क्योंकि आपने तो मेरे साथ कुछ किया ही नहीं रात। ये सुनकर केशव ने घूरते हुए अपने आप से कहा, बिल्कुल, मैं कैसे कर सकता हूँ? नशे मेरा तुम थी रात, लेकिन अगर मैं थोड़ा और सिड्यूस हो जाता ना, आई प्रॉमिस बीवी, तुम्हारे पूरे इस बदन पर ये निशान हर जगह होते। काश के मैं सिड्यूस हो गया होता तो इस निशान का बदला मैं तुमसे लेता, लिटिल बीवी। वो अभी भी ईशानी को ही देख रहा था। ईशानी ने जीभ काटते हुए अपने आप से कहा, ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने ऐसा कैसे कर दिया, और नशे की हालत में? लेकिन मैं नशे में कैसे हो सकती हूँ?
मैं तो कभी शराब भी नहीं पीती और मुझे कोई पिला नहीं सकता। वो ये सोची रही थी कि तभी उसे अपने कमर पर कुछ काफी ठंडा सा फील हुआ। तभी उसे अपनी फेस पर काफी गर्माहट महसूस हुई। उसे नजर उठाकर सामने देखा तो उसकी सांस अटक गई। वो अपनी पलकें झपकाने लगी और सामने देखने लगी। जहां उससे 2 ही इंच की दूरी पर 2 होंठ थे और वही उसके बिल्कुल सामने केशव खड़ा हुआ था, जिसके दोनों हाथ उसकी कमर पर थे। केशव की गर्म सांसें अपने फेस पर महसूस हो रही थी। वह पीछे हटने लगी। वही केशव के हाथ उसकी कमर से हट चुके थे, लेकिन वो पीछे नहीं जाता। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेस नहीं थी। ईशानी पीछे हटते हटते सीधा सोफे पर जा गिरी। वही ये देख केशव के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। उसने एकदम से अपने दोनों हाथ सोफे के दोनों तरफ टिकाए और एकदम से ईशानी की तरफ झुक गया, जो कि उठने ही वाली थी। उन दोनों के होंठ लगभग टकराते टकराते बचे, जिससे ईशानी का दिल लगभग बाहर आने को हो गया। केशव ने धीरे से ईशानी की चिन्ह को पकड़ते हुए उसका चेहरा ऊपर किया और अपनी नज़र उसके खूबसूरत और पतले होठों पर टिकाते हुए सार्कास्टिक टोन में बोला, लिटिल बीवी, यू नो कि तुम काफी ज्यादा बोल्ड होती जा रही हो दिन पर दिन। तुमने रात क्या किया तुम्हें याद तो होगा ना। ये सुन ईशानी का चेहरा एक बार फिर शर्म से जमीन में धंसने लगा। उसका मन चाहा था कि वो सोफे सफेद जमीन में धंस जाए, लेकिन सोफे से भी वहां हिल नहीं पा रही थी। उसने कपकपाती आवाज में कहा, सॉरी, वो मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, मुझे नहीं पता किसने मुझे नशे की दवाएं दी और मैं ये सब। ये कहते कहते उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। तभी एकदम से केशव उसके और ज्यादा करीब झुका। उसके दोनों हाथ इस वक्त इसकी कमर पर चलने लगे, जिससे ईशानी का कंट्रोल उसके ऊपर से लूज होता जा रहा था। वो शांत बैठने लगी, लेकिन उसने जैसे जैसे अपने आप पर कंट्रोल किया और बड़ी बड़ी आंखें करके केशव को देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि वो ये कह तो रही थी, लेकिन वो खुद केशव के साथ वो सब करना चाहती थी। रात की बातें जैसे जैसे उसे याद आती जा रही थी, उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ चुका था। 23 इंटेंस नजरें, आंखों से वर्जिनिटी लेना, ऐसे कोई किस करता? राधे राधे। वो शांत बैठने लगी, लेकिन उसने जैसे जैसे अपने आप पर कंट्रोल किया और बड़ी बड़ी आंखें करके केशव को देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि वो ये कह तो रही थी, लेकिन वो खुद केशव के साथ वो सब करना चाहती थी। रात की बातें जैसे जैसे उसे याद आती जा रही थी, उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ चुका था। वो केशव से दूर हटने को बोल रही थी, लेकिन उसने उसे हटाया खुद नहीं। केशव उसके होठों के काफी ज्यादा करीब आ चुका था। ये देख ईशानी ने अपना थूक गले के नीचे गटकते हुए अपनी सांसों को एकदम से रोक लिया। वो बिना पलके झपकाए केशव के होठों को देखने लगी। उसे अजीब सी सनसनी महसूस हो रही थी। केशव ने उसके एकदम से करीब आते हुए उसकी आंखों में आंखें डाल के सार्कास्टिक टोन में कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला। वैसे भी हमारी शादी ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं। मैंने रातें देखा तुम्हें किस करना भी नहीं आता, इसलिए तुम्हें किस करने का कोई फायदा नहीं। ये कहते हुए वो मुस्कुराते हुए उठने लगा। वही उसकी बात सुन ईशानी का जबड़ा नीचे गिर गया। वो आंखें बड़ी बड़ी करके केशव को देखने लगी। उसका मतलब ये बंदा उसके इतने करीब आकर उसे बोल रहा था कि उसे किस करना ही नहीं आता। अगर उसे उसकी किस पसंद नहीं आई तो उसे रात ही उसे अपने आप से अलग कर देना चाहिए था, लेकिन तब तो वो बड़े मजे से उसका किस एंजॉय कर रहा था और उसका साथ भी दे रहा था। यहाँ तक ईशानी को अच्छे से याद था। उसने एकदम से केशव के कॉलर को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसकी नीली आंखें हल्की हल्की लाल दिखाई दे रही थी, जो कि केशव को मदहोश कर रही थी। उन दोनों के होठों के बीच लगभग 2 उंगलियों का फासला था। ईशानी ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए नाराजगी से कहा, क्या कहा? मुझे किस करना नहीं आता तो फिर रात इतना एंजॉय क्यों किया? उसकी बातों में काफी ज्यादा मासूमियत थी। केशव बस उसकी आंखों में खोया हुआ था। ईशानी ने मुंह बनाते हुए कहा, ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि किस कैसे किया जाता है। ये कहते हुए उसने तुरंत उसकी चिन को पकड़ के हुए उसके मुंह को खोल और एकदम से अपने होठों से उसके होठों को लॉक कर दिया और काफी ज्यादा डीपली उसे किस करने लगी। वो कुछ ही सेकंड के अंदर अपनी टंग का भी इस्तेमाल करने लगी, जिससे केशव का कंट्रोल अपने हाथों से छूटता जा रहा था। उसकी आंखें एकदम से फैल गईं। उसके हाथ उसे एकदम से उसकी पॉकेट से निकालकर अपने आप ईशानी की कमर पर चलने लगे। ईशानी अपने दोनों हाथों को उसकी बाहों में डाले पैशनेट और वाइल्ड दोनों तरीके से उसे किस कर रही थी। दोनों मदहोशी में थे और कमरे में किस करने की और सांसें सुनाई दे रही थी। वो उसके दोनों होठों को काट रही थी, हालांकि उसे अभी भी किस करना नहीं आ रहा था। वो फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसे किस करे। जैसे तैसे वो उसके होठों को किस कर रही थी, तभी केशव ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और एकदम से उसे अपने आप से अलग किया।
उसके इस तरह अलग करने से ईशानी ने कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। उसका चेहरा अभी भी धीरे धीरे गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा था। ये देख केशव ने उसकी आंखों में देखते हुए शांत आवाज में काफी करीब आकर कहा, तुम्हें सच में किस करना नहीं आता? आई विल टीच यू बीवी की किस कैसे करते हैं। ये कहते हुए उसने एकदम से उसकी चेहरे को पकड़ा, उसे इंटेंस नजरों से उसे देखा और उसकी कमर को अपनी बाहों में कसा और उसे एकदम से अपने ऊपर खींच लिया। वो दोनों सीधा बेड पर जाकर ईशानी उसके ऊपर थी, वही केशव उसके नीचे। केशव ने एकदम से उसकी कमर को अपनी तरफ किया और अपने होंठ उसके होठों पर रख लिप लॉक करने लगा। वो पहले पोलाइट और फिर काफी ज्यादा वाइल्ड होता जा रहा था, जिससे ईशानी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। कुछ ही मिनट के अंदर ईशानी को सफोकेशन महसूस होने लगी। वो उसके सीने पर 5 मांगने लगी क्योंकि अब उसके लिए सांस लेने काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था, लेकिन केशव अभी भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वो उसके दोनों होठों अपने होठों से लॉक किया वाइल्ड तरीके से किस कर रहा था। वो अपनी टंग का इस्तेमाल कर रहा था जो ईशानी को एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुकी थी। ईशानी को एक अलग ही एहसास हुआ था जो कि उसने आज तक कभी महसूस नहीं किया था। ये उसकी पहली किस थी। वो केशव को अपने आप से अलग नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी सांसें जवाब दे चुकी थी। केशव को जब ये महसूस हुआ कि ईशानी अब सांस नहीं ले पाएगी तो उसने धीरे से ईशानी को अपने आप से दूर किया। जैसे ही ईशानी उससे अलग हुई वो एकदम से बेड पर उठकर बैठी और अपने सीने पर हाथ रख गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसका पूरा चेहरा लाल हो रखा था शर्म और गुस्से में। उसने गुस्से में जलती आंखों से केशव को देखा और उसके सीने पर 5 मारते हुए बोली, मुझे मारना चाहते हो? शर्म नहीं आती? इस तरह किस कौन करता है? मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था, मेरी फोटो किस करते रहे जाते फिर। ये कहते हुए उसने एकदम से केशव को बेड पर धक्का दिया और उसके एकदम से पेट के ऊपर आकर बैठी और उसके सीने पर पंच करने लगी। वही केशव बस शांत नजर से उसे देख रहा था। उसके हाथ ईशानी की कमर को सहला रहे थे जो उसे बेचैन कर रहे हैं। उसे ईशानी की ऐसी हरकतें बचकानी लग रही थीं। ईशानी काफी देर तक उसे पंच मारती रही और आखिरकार वो थक गई। जब वो शांत हुई तो केशव ने एकदम से उसकी गर्दन में हाथ डाला और उसे अपनी तरफ पुश किया। वो सीधा केशव के ऊपर जा गिरी। उसका चेहरा बिल्कुल केशव के सामने था, उन दोनों के होंठ लगभग मिलते मिलते बचे थे। वही ईशानी का गला एक बार फिर सूखने लगा। उसकी नजरें अभी भी केशव के होठों पर ही जमी हुई थी जो उसे बहका रही थी। वही उसके दोनों हाथ इस वक्त केशव के सीने पर थे जिसमें उसने अब केशव की शर्ट को जकड़ा हुआ था और उसके हाथों के मुठियां बनी हुई थी। उसने धीरे से ऊपर करके केशव को देखा और शर्माते हुए अपनी नजर के नीचे कर ली और धीरे से उसके कॉलर को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, बेशर्म कहीं के, शर्म नहीं आती किसी लड़की को कोई ऐसा रफ किस करता है? और वैसे भी हमारी शादी को इतना टाइम नहीं हुआ है कि आप इस तरह। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात बीच में काटते हुए केशव ने तुरंत उसे एकदम पलटा। ईशानी चौंकते हुए उसे देखने लगी। अभी थोड़ी देर पहले ही वो केशव के ऊपर बैठी हुई थी, अब केशव उसके ऊपर था। वही ईशानी नीचे लेटी हुई किसी छुई मुई की तरह सहमी हुई थी। वो बस अपनी पलकें झपकाते हुए केशव को देख रही थी। केशव जो कि उसके ऊपर पूरी तरह से लीन हो चुका था, इसका एक हाथ इस वक्त ईशानी की कमर को सहला रहा था। वही दूसरा हाथ से उसने ईशानी के दोनों हाथ ऊपर किए हुए थे। वही ईशानी के काफी ज्यादा करीब था, ईशानी के चेहरे के काफी करीब। उसे अपने इतने करीब देख ईशानी एक बार फिर अपना कंट्रोल खोने लगी। उसे ऐसा लगा था कि अगर इस बार केशव उसके करीब आया तो वो सब कुछ भूलकर उसे अपना बना लेगी, लेकिन वो अभी ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसे अभी काफी कुछ करना था और उसे अभी केशव के दिल में अपनी वह जगह बनानी थी जो हमेशा से केशव के दिल में उसकी थी। उसने हकलाती हुई आवाज में कहा, वो सॉरी, वो मुझे कल रात के लिए माफ कर दो। वो मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ और तुम उसका बदला ले रहे हो। तुम तो जानते हो ना मैं नशे में थी, अब उसका भी बदला लोगे? ये गलत बात है। खून के बदले खून और बदले के बदला कौन लेता है? देखो पति परमेश्वर, मैं नशे में थी, मैंने आपको किस कर दिया, लेकिन आप भी कुछ काम नहीं थे। मुझे याद है आपने मेरे नशे में उनके फायदा उठाने की कोशिश की। उसकी लास्ट लाइन सुन केशव की आंखें छोटी हो गई, उसकी भौहें तन गईं। वो अपनी वाइफ को देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हारा फायदा उठाया? उसकी आवाज काफी ठंड और कोलड थी जिसे सुन ईशानी का गला सूख गया। उसे ऐसा लगा कि अगर उसे अभी पानी नहीं दिया तो वो प्यासे से ही मर जाएगी। उसने अपनी नजरें नीचे करते हुए धीमी आवाज में कहा, सॉरी, वो मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते और मुझे जाने दीजिए। मुझे प्यास लगी है और वो देखी वहां टेबल पर खाना लगा है, हमें खाना खाना चाहिए ना ठंडा हो जाएगा। उसकी बात सुनकर केशव ने अपनी नजर घुमाकर उस टेबल की तरफ घुमाई और फिर ईशानी को देखने लगा। ईशानी नहीं होनी रो सूरत बनाते हुए कहा, प्लीज
ये कहते हुए उसने अपने दोनों कान पकड़ लिए। ये देख केशव बिना किसी स्पेशल के उसके ऊपर से उठा और जाकर चेयर पर बैठ गया। उसने अपना कोट उतार के सामने रखा और अपनी शर्ट को स्लीव्स को फोल्ड करते हुए उसने अपनी शर्ट के ऊपर के 3 बटन खोल दिए। वही ईशानी केशव के उठाने से काफी ज्यादा रिलैक्स फील कर रही थी। वो तुरंत बेड से उठी है और उसने सामने रख जग में से लगातार 2 गिलास पानी पी लिया। यह देख सामने बैठे केशव के होठों पर अचानक से एक मुस्कान आ गई। वो ईशानी को ही देख रहा था। वही उसके इस तरह देखने से ईशानी के लिए पानी पीना भी मुश्किल हो गया था। वो अपने आप में बड़बड़ाई, हे भगवान, किस किस्म का इंसान है। मैं जानती हूँ प्यार करता है, लेकिन ये कैसा प्यार है, मुझे इतना परेशान कर रहा है। इसका ये प्यार पानी तक पीने नहीं देगा। ये साथ मुझे लगता है आंखों से ही मेरा एनकाउंटर करेगा। कहीं आंखों से मेरी वर्जिनिटी तो नहीं छीनेगा। ये कहते हुए वो चौंका केशव को देखने लगी। तभी उसका ध्यान सामने टेबल पर रखा वो तुरंत टेबल की तरह भागी। चैप्टर 24 बेशर्म पति, आप जबरदस्ती कर रहे हैं, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वो ईशानी को ही देख रहा था। वही उसके इस तरह देखने से ईशानी के लिए पानी पीना भी मुश्किल हो गया था। वो अपने आप में बड़बड़ाई, हे भगवान, किस किस्म का इंसान है। मैं जानती हूँ प्यार करता है, लेकिन ये कैसा प्यार है, मुझे इतना परेशान कर रहा है। इसका ये प्यार पानी तक पीने नहीं देगा। ये साथ मुझे लगता है आंखों से ही मेरा एनकाउंटर करेगा। कहीं आंखों से मेरी वर्जिनिटी तो नहीं छीनेगा। ये कहते हुए वो चौंका केशव को देखने लगी। तभी उसका ध्यान सामने टेबल पर रखा वो तुरंत टेबल की तरह भागी। ये देखकर केशव की आंखें छोटी हो गई। वो टेबल के ऊपर सनग्लासेस को उठाकर वापस आए और केशव की एकदम करीब आते हुए उसके ऊपर झुक गई। ये देख केशव कंफ्यूज होकर उसे देखने लगा। वो कुछ कहता उससे पहले ही ईशानी ने ब्लैक कलर के वो सनग्लासेस केशव की आंखों पर लगाते हुए कहा, आप आंखों पर चश्मा लगाए। आपकी आंखें मुझे काफी इंटेंसिटी का एहसास करवा रही हैं। मुझे काफी डर लग रहा है। आंखों से ही कहीं आप मेरे साथ कुछ करने वाले तो नहीं है। ये कहते हुए वो उसके बगल में जाकर ही बैठ गई। केशव ने उसे देखा, लेकिन अब ईशानी रिलैक्स, क्योंकि उसे केशव की आंखें दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी आंखें उसकी बॉडी से ज्यादा उसे अट्रैक्ट कर रही थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, थैंक गॉड बच गई, वरना आज तो मेरा सब कुछ लुट गया था, मेरा आंखों का डाकू कहीं का। उसकी आवाज सुनकर केशव उसे देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता क्या लुट गया तुम्हारा। ईशानी ने चौंकते हुए उसे देखा। वो अपने दांतों तले नाखूनों को चबाते हुए बोली, तुमने सब कुछ सुन लिया। उसकी बात सुन केशव एकदम से उसकी तरफ झुका। ईशानी एकदम से सोफे पर लेट गई। केशव उसके ऊपर था और उसकी नीली टिमटिमाती आंखों में देख रहा था। केशव ने उसके ऊपर झुकते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कोल्ड वॉइस में कहा, बीवी, तुम कुछ ज्यादा ही खिचड़ी पकने लगी हो। आई नो कि तुम मेरी बीवी हो, लेकिन मुझ पर इस तरह शक करना और इल्जाम लगाना बंद करो। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला। ये कहते हुए वो उठने को था, लेकिन तभी ईशानी ने उसका कॉलर पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींच। उसे केशव का ये कहना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो सच में चिढ़ गई थी। उसका मतलब क्या है? क्या वो खूबसूरत नहीं है क्योंकि वो उसके साथ कुछ नहीं करने वाला? कुछ नहीं करने वाले का क्या मतलब है? क्या उसे पसंद नहीं करता? लेकिन वो तो उसे बहुत प्यार करता है। उसने केशव को अपनी तरफ खींचा ही था कि तभी उसकी नज़र केशव की शर्ट के अंदर उसकी बॉडी के ऊपर चली गई, जिसे देख एक बार फिर वो मदहोश होने लगी। उसे ऐसा लगा था कि वो उसकी बॉडी को देखकर हिप्नोटाइज हो गई है। वही ये देख केशव के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। उसने एकदम से उसकी कमर को टाइटली होल्ड किया और अपनी तरफ किया, जिससे ईशानी एकदम से सॉफ्ट से थोड़ी सी उठी। वो हैरान होगा केशव को देखने लगी। केशव एकदम से उसके कान के पास आया, उसके कानों को अपने जीभ से लिक करते हुए सिडक्टिव वॉइस में कहा, डू यू वॉन्ट मी लिटिल वाइफ। उसकी ये बात सुन के ईशानी के दिल की धड़कन काफी तेज हो गई। एक तो केशव उसके इतनी करीब था और उसकी इतनी सिडक्टिव और इंटेंस वॉइस उसे और ज्यादा अपनी तरफ अटैक कर रही थी। ईशानी ने कसके उसके कॉलर को पकड़ लिया। मैं अपनी नजर के नीचे झुका ली, लेकिन उसके दिल की धड़कनें केशव को साफ सुनाई दे रही थी। वो उसकी तरफ और ज्यादा झुकने लगा। उसे इस तरह झुकता देख ईशानी ने फिर से उसके सीने पर हाथ देखते हुए हकला कर कहा, प्लीज आप पहले खाना खा लीजिए। केशव ने आई विंक करते हुए पूछा, मतलब खाना खाने के बाद में ये सब कर सकता हूँ? ईशानी ने चौंकते हुए उसे देखा। वो उसके साथ फ्लर्टिंग कर रहा था। उसने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब ये था कि आप खाना खाने के बाद, मतलब आप खाना खा लीजिए पहले। उसे समझ में नहीं आया था कि वो क्या बोले। वो बस अपने आप में ही बड़बड़ाई जा रही थी।
वही उसे इतना कंफ्यूज होते देख केशव ने उसकी नाक पर टैप किया और एकदम से उसके ऊपर से उठकर सीधा होकर बैठ गया, लेकिन उसके होठों पर शैतानी स्माइल थी जो काफी कुछ बयां कर रही थी, क्योंकि दिमाग में कुछ शैतानी खिचड़ी पक रही है। वही उसकी इस खिचड़ी से अनजान ईशानी ने उसके लिए प्लेट में खाना सर्व किया और दूसरी प्लेट में अपने लिए सर्व करने लगी, लेकिन तभी केशव ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कंफ्यूज होते हुए केशव को देखा, अपनी आंखें टिमटिमाते हुए पूछा, क्या हुआ, क्या मैं खाना नहीं खाऊंगी क्या? देखिए मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी आपकी तरह खाना खाना है। ये कहते हुए ईशानी ने बड़ी ही मासूमियत के साथ केशव को देखा। वही उसकी बात केशव सोच में पड़ गया। क्या कि सच में उसकी बीवी इतनी मासूमियत है, लेकिन वो जिस तरह से झूठ बोलती है, जिस तरह से लोगों को देखते हैं, जिस तरह से उसका एटीट्यूड है, बिल्कुल भी नहीं लगता। वो बस अपनी बीवी के मासूम फेस को देखने लगा और उसने एकदम से ईशानी को कमर से पकड़ा, किसी छोटे बच्चे की तरह उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। ईशानी मुंह बनाते हो उसे देखकर बोली, अब ये क्या है, मुझे नीचे उतारे, मुझे आपको नहीं खाना तो ओके, मुझे रोटी खानी है। ये कहते हुए उसने सामने प्लेट की तरफ इशारा किया। केशव ने अपने हाथ में प्लेट उठाए और उसे देखकर अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, बीवी तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही अनरोमांटिक हो? तुम्हें अपने पति के साथ खाना खाना चाहिए। चलो तुम्हारे पति का भूख लगी है, अपने हाथों से मुझे खाना खिलाओ। उसकी बात सुन ईशानी का मुंह खुला का खुला रह गया, उसका जबड़ा लगभग नीचे जमीन से टकराते बचा। उसने मुंह बनाकर कहा, नहीं मैं खिलाऊंगी, पहले आप मुझे खिलाएंगे। देखिए आप अपने हाथों से खा सकते हैं। केशव ने आंखें छोटी करते हुए कहा, मतलब तुम नहीं खिलाओगी? सोच लो। उसने इशारे से धमकी दे डाली। ईशानी ने मुंह बनाते हुए बोली, आप मुझे धमकी देंगे? आप मुझे धमकी नहीं सकते, आपको जो करना है कर लीजिए। ये कहते हुए वो उसकी गोद से उठने को हुई कि तभी केशव ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए वापस उसे अपनी गोद में बैठाया और उसकी गर्दन के पास एकदम से अपने होंठ रख दिए, जिसे ईशानी बुरी तरह से सुन्न पड़ गई। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। वो कुछ कहना चाहती थी, उससे पहले ही केशव ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए उसकी गर्दन को लिक करना स्टार्ट कर दिया, जिससे ईशानी की सांसें तेज होने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कैसे अपने आप पर कंट्रोल करे। उसका पति उसे सिड्यूस कर रहा था। उसने अपने हाथों को अपने कपड़ों में भींच लिया। उसने धीरे से कपकपाते हुए कहा, अब कुछ भी कीजिए, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। आप तो ऐसा नहीं कर सकते, ये जबरदस्ती है। केशव ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ दबाते हुए कहा, जबरदस्ती नहीं है, प्यार है, और काफी दर्द भी हो सकता है अगर तुम नहीं खिलाओगी तो। ईशानी ने हाँ में सिर हिलाया तो केशव ने उसे छोड़ा। ईशानी मुंह बनाते हुए उसे खाना खिलाने लगी। केशव भी उसे खाना खिला रहा था। वहीं दूसरी तरफ लंदन के एक वीआईपी रिसोर्ट के बैंक साइड में एक स्विमिंग पूल बना हुआ था, जिसके अंदर एक 30-35 साल का आदमी स्विमिंग कर आया था। उसने सिर्फ ब्लैक कलर के एक बॉक्स ही पहना हुआ था। उसके छोटे छोटे बाल थे, उसके कानों में हेडफोन लगे हुए, स्लिम बॉडी, बाइसेप्स थे। वही स्विमिंग पूल के आसपास कुछ बॉडीगार्ड खड़े हुए थे, उनके अलावा कोई भी नहीं। तभी एक बॉडीगार्ड के हाथ में उसे आदमी का फोन था जो रिंग करने लगा। बॉडीगार्ड ने अपने फोन को देखा और तुरंत फोन को लिए स्विमिंग पूल के किनारे पर आ गया। उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा, बॉस आपका फोन रिंग कर रहा है। ये सुन उस आदमी की बाहें आपस में तन गईं। उसने पलटकर उसे बॉडीगार्ड की तरफ स्विमिंग करना स्टार्ट कर दिया। वो धीरे धीरे उसके पास आया और एकदम से स्विमिंग पूल के किनारे अपने दोनों हाथ बाहर की तरफ रख दिए और अपनी लाल आंखों से उसे बॉडीगार्ड को देखने देगा। उसके इस तरह देखने से बॉडीगार्ड एकदम से सकपका गया और उसने अपनी नजरें नीचे झुका दी। उस आदमी ने बिना किसी भाव के अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उस बॉडीगार्ड ने कपकपाते हाथों से उसके हाथ में फोन थमा दिया। उसे आदमी ने स्क्रीन पर नाम देखा तो उसने कसके अपनी आंखें बंद कर ली। एक अजीब सा ऑरा, एक अजीब सी सनसनी वहां फैल गई, जिसे महसूस कर सब बॉडीगार्ड कांपने लगे। उस आदमी ने कसके अपनी आंखें भींची और एकदम से खोलते हुए कॉल अटेंड किया और फोन कान पर लगाया। तभी दूसरी तरफ से एक औरत की उसे शांत आवाज सुनाई दी, कहां पर हो, अभी तक घर नहीं आए? आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता है मैं कहां पर हूं, मैं जहां भी हूं मैं ठीक हूं, आप बताएं आपको कोई काम था? तभी दूसरी तरफ से उसे औरत ने चिढ़ते हुए कहा, क्या तुम ठीक से जवाब नहीं दे सकते? ये मत भूलो कि हम। उसकी बात पूरी होती पहले ही उस आदमी ने अपने कदम स्विमिंग पूल के बाहर रखते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहा, मैंने कहा ना कि इस बात से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं कहां पर हूं, और बार बार अपना रिश्ता मेरे साथ जोड़ने की कोशिश ना करे तो बेहतर है। मैं घर आता हूं, वहां पर बात करेंगे। ये कहते हुए आदमी ने तुरंत कॉल कट कर दिया और फोन अब वापस बॉडीगार्ड की तरफ फेंका। बॉडीगार्ड ने फोन कैच किया और बाथरों हड़बड़ाकर उस आदमी की तरह बढ़ाया।
वो आदमी अपने शरीर से व्हाइट कलर के बाथरोब लपेटे रिसोर्ट के अंदर चला गया। उसी के पीछे पीछे सभी बॉडीगार्ड चले गए। वहीं आदमी एक वीआईपी रूम के अंदर इंटर हुआ जो कि काफी ज्यादा लग्जरी था। वहां का सभी सामान महंगा और काफी कीमती था। उस आदमी ने एक सूटकेस को खोल और व्हाइट कलर के अपने सूट पैंट निकालकर चेंज इन रूम की तरफ चला गया। 25 एक नया प्लान, पग फेरे की रस्म और अलग मकसद। राधे राधे, ये कहते हुए आदमी ने तुरंत कॉल कट कर दिया और फोन अब वापस बॉडीगार्ड की तरफ फेंका। बॉडीगार्ड ने फोन कैच किया और बाथरोब हड़बड़ाकर उस आदमी की तरह बढ़ाया। वो आदमी अपने शरीर से व्हाइट कलर के बाथरोब लपेटे रिसोर्ट के अंदर चला गया। उसी के पीछे पीछे सभी बॉडीगार्ड चले गए। वहीं आदमी एक वीआईपी रूम के अंदर इंटर हुआ जो कि काफी ज्यादा लग्जरी था। वहां का सभी सामान महंगा और काफी कीमती था। उस आदमी ने एक सूटकेस को खोल और व्हाइट कलर के अपने सूट पैंट निकालकर चेंज इन रूम की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में एक क्लब में लाउड म्यूजिक बजा रहा था। अमीरजादे अपनी ही मस्ती में डांस फ्लोर पर डांस करने में लगे हुए थे। सभी नशे में चूर दिखाई दे रहे थे। वहीं बार काउंटर पर एक टेबल के ऊपर विशाल बैठा हुआ था जिसका चेहरा गुस्से में तमतमाया हुआ था। उसके मुंह के पास अभी भी सूजन थी जहां शक्ति ने पंच मारा था, वही उसके माथे पर बैंडेज लगी हुई थी। तभी उस बार के अंदर एक लड़की जिसने ब्लैक कलर की मिनी शॉर्ट पहनी हुई थी, हाई हील्स, अपने छोटे छोटे बालों को कली किए हुए थे जो कि पीछे की तरफ खुले हुए थे। उसने अपने चेहरे पर काफी डार्क मेकअप किया हुआ था। वो काफी खूबसूरत थी, एकदम हॉट पर्सनैलिटी। वो अपने हाथ में ब्लैक कलर का एक महंगा पर्स लिए क्लब के अंदर आए। उसने अपनी नज़र से सनग्लासेस को उतारते हुए चारों तरफ देखा और हल्की मुस्कान लिए अपने कदम विशाल की तरफ बढ़ा दिए। वो जाकर सीधा बार कांटेक्ट पर विशाल के सामने बैठी और बारटेंडर को देखते हुए वाइन का ऑर्डर दिया। विशाल ने बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे देखा। ये कोई और नहीं, चंचल थी। चंचल ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हो बोली, क्या बात है शहजादे, इतनी जल्दी भी क्या है? इतनी नाराजगी कैसी? हमने तुम्हें बस उसे प्रपोज करने के लिए कहा था और तुम तो बड़ा बिगड़ा कर आ गए थे। विशाल ने गुस्से में उसका हाथ हटाते हुए चिल्लाकर कहा, चंचल शट अप यार, तुम जानती भी हो मेरे साथ क्या हुआ है। उसे 2 कौड़ी की शक्ति ने, उस शक्ति ने मुझ पर हाथ उठाया। तुम जानते भी हो वो मुझे धमकी दे रहा था, वो मुझे मार देगा। माना कि मेरी औकात इतनी नहीं है कि मैं केशव पाठक से पंगा ले सकूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई मेरा एक। उसके बाद पूरी होती है। उससे पहले ही उस बार टेंडर ने चंचल के हाथ में गिलास थमाया। चंचल ने गिलास की सिप लेते हुए कहा, कम ऑन यार, तुम ये भूल गए हो कि हमारा मकसद क्या है। शक्ति या हमारा मकसद नहीं है। ये मत भूलो कि उसके फायदे से बच सकते हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। तुम जानते हो ना, हम दोनों का प्लान उन दोनों से बहुत अलग है। यू नो वॉट आई मीन। उसकी बात सुनकर विशाल के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने कंफ्यूज होते हुए कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम जानते भी हो उसकी शादी हो चुकी है, अब मेरा कुछ भी करना कोई फायदा नहीं होगा। चंचल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ तो मैंने कब कहा कि तुम्हें उसकी शादी से फर्क पड़ना चाहिए? तुम्हें वो करना है जो तुम्हें करना चाहिए, उसमें उसकी शादी कहाँ से आ गई? वह शादीशुदा हो या ना हो, हमें उससे क्या। लिसन, तुम्हारा मकसद क्या है तुम ये मत भूलो, और कल शाम उस मकसद को अंजाम देने का वक्त आ गया है। चंचल ने गिलास टेबल पर रखते हुए कहा, कल शाम पार्टी रखी है महाजन फैमिली ने, जिसमें उसे भी इनवाइट किया गया है। आई एम 100% है, मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ करने वाली है। मुझे फील हो रहा जैसे कि हम उसके साथ नहीं, वो हमारे साथ खेल रही है। विशाल ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? चंचल ने कहा, अभी तो कुछ नहीं, फिलहाल तुम उसके प्लान के बारे में सोचो। मेरे पास एक नया प्लान है जिसे एग्जीक्यूट करने के बाद वो खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगी। सो जस्ट वेट एंड वॉच कि उस प्लान में कोई गड़बड़ ना हो। ये कहते हुए उसने विशाल को अपने करीब बुलाया। विशाल एकदम से उसकी तरफ झुका तो उसके कान में चंचल ने कुछ कहा जिसे सुनकर विशाल एकदम से शॉक्ड हो गया। वो सदमे में चला गया था। वो ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। उसकी पूरी बात सुनने के बाद विशाल ने हैरान होते हुए कहा, सो माय गॉड यू आर जीनियस, तुम्हारा प्लान सच में काफी खतरनाक है, लेकिन अगर छोटी सी गलती हुई तो हमारी जान पर आ सकती है। चंचल कुछ कहती है उससे पहले ही उसका फोन रिंग करने लगा। उसने अपने फोन पर देखा जहां अनामिका उसने कॉल कर रही थी। उसने मुंह बनाते हुए तुरंत कॉल अटेंड किया और अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते हुए मुस्कुराकर बोली, हाँ यार अनामिका, बोलना अचानक कॉल किया। अनामिका ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारे आसपास विशाल है या फिर उसका फोन नंबर? चंचल ने सामने बैठे विशाल को देखते हुए कहा, नहीं वो अभी यहाँ पर नहीं है और उसका नंबर तो तुम्हारे पास है, तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, भला मुझे कैसे पता होगा? ये कहते हुए उसने विशाल को देखकर आई विंक की।
अनामिका ने परेशान होकर कहा, अरे कुछ नहीं यार, हमें चंचल को बच्ची को लेकर आना है। हमें उसे अपने घर लेकर आना है। उसकी ये बात सुन चंचल की आंखों में एकदम से चमक आ गई। उसने टेंथ टेबल से उठाते हुए कहा, क्या आज कोई है और जो उसे लेकर आना है? ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, हम उसे यहाँ बुलाकर उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अनामिका ने परेशान होकर कहा, वो तो ठीक है लेकिन कुछ कर ही तो नहीं सकते। केशव पाठक को पता है कि वो अपने ससुराल आए हैं। अगर यहाँ पर उसके साथ कुछ भी हुआ तो वह केशव पाठक हमें नहीं छोड़ेगा। मम्मी ने कहा कि हमें बस उसका माइंड वॉश करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, उसे लेकर आना है। चंचल ने कंफ्यूज होकर कहा, लेकिन हमें के जाना है मतलब पग फेरे की रस्म के लिए, तो उसे यहाँ आना चाहिए ना? अनामिका ने चौंकते हुए कहा, क्या ऐसा है क्या? चंचल ने अपना सिर पीटते हुए कहा, बिल्कुल ऐसा ही है, वो हमारे पास आएगी। अभी तुम कॉल रखो और अपनी मॉम से कहो कि मिस्टर पाठक या फिर उसकी दादी से कॉल करके कहीं ये रस्में जरूरी हैं। ये कहते हुए उसने कॉल कट किया और विशाल को देखते हुए अपने आप से बोली, ओह गॉड, कितनी बड़ी बेवकूफ लड़की, इसे इतना भी नहीं पता कि रस्मों में होता क्या है। उसने बात टेंडर को एक और गिलास बनाने के लिए कहा। पाठक महल। वहीं दूसरी तरफ दामिनी थी जो कि मैनन हॉल में बैठी हुई थी। उनका फोन अचानक रिंग करने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा जहां अननोन नंबर शो हो रहा था। उसने आंखें छोटी करते हुए कॉल अटेंड किया। तभी दूसरी तरफ से उसे सुलेख की शांत आवाज सुनाई दी। सुलेखा जो कि अपने घर में इस वक्त अपनी कमरे के अंदर बैठकर बैठी थी, उसी के बगल में अनामिका थी। सुलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, दामिनी जी, मैं सुलेखा बोल रही हूँ, ईशानी की मॉम। ये सुनकर दामिनी जी ने चौंकते हुए कहा, ओ माय गॉड, ओ तो आप है, बताइए कैसे कॉल किया? समधन जी, मैं केशव की दादा बोल रहे हूँ। मैं तो रात आपसे पार्टी में मिल ही नहीं पाए, इसके लिए माफी चाहती हूँ। बताइए कैसे कॉल किया आपने? दामिनी की बात सुनकर सुलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, वो आंटी, एक्चुअली बात ऐसी है कि आज पगफेरे की रस्म है, तो क्या आप अपने पोते से कहकर हमारी बेटी को यहाँ लाने के लिए कह सकती हैं? हम शाम को पगफेरे की कसम होते ही उसे वापस भेज देंगे आपके पोते के साथ। दामिनी जी ने तुरंत कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं जानती हूँ इसके बारे में और मैंने पहले ही इसके पूरा इंतजाम करवा दिया। आप चिंता मत कीजिए, लगभग 1 घंटे तक वो दोनों आपके घर पहुँच जाएंगे। ये सुनकर दामिनी अपने आप में परेशान हो गई। उसका पोता इसके लिए बिल्कुल नहीं मानता और वो कैसे उसे मनाएगी ये तो वही जानती थी। सुलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू आंटी जी। ये कहते हुए उसने का कॉल कट किया और गहरी सांस लेकर अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, आज के आज उसे अपनी बातों में उलझाना है, ओके। ये सुनकर अनामिका ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। वही केशव अपने कमरे के बाहर निकला। ईशानी उसके साथ साथ थी। वहीं में हाल में अभय बैठा हुआ, वो बस उन दोनों का इंतजार कर रहा था। केशव को देखा और उसे विश किया और वापस सोफे पर बैठ गया। दामिनी जी ने मुस्कुराते हुए केशव को देखा और उसे बैठने का इशारा किया। केशव सोफे पर ईशानी के साथ बैठकर दादी को देखने लगा। दामिनी जी ने शांत लहजे में उसे देखकर कहा, केशव बेटा देखो, अब तुम्हारी शादी हुई है तो रस्मों का करना भी पक्का है, तो तुम काम करो, तुम ईशानी को उसके मायके ले जाओ। उसकी मॉम का कॉल आया था पग फेरे की रस्म के लिए। अपनी दादी की बात सुनकर केशव कंफ्यूज हो गया। वहीं ईशानी की आंखें एकदम से छोटी हो गईं। केशव अच्छे से जानता है कि ईशानी के मॉम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। ईशान देविल स्माइल के साथ अपने आप से बोली, हम आपको लगता है कि कोई नया प्लान खेल है मम्मी जी, कोई बात नहीं हूँ। अब मैं बताऊंगी कि ईशानी महाजन चीज क्या है। केशव ने एक नजर अभय को देखा जिसके हाथ में एक फाइल थे। केशव को ही देख रहा था। केशव ने तुरंत चेयर से खड़े होते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, दादी प्लीज, आप जानते हैं कि मुझे इन रस्मों में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आप। वैसे भी मैं उनको नहीं जानता, मैं उनके पास अपनी बीवी कैसे छोड़ सकता हूँ? दामिनी जी ने चौंककर कहा, कैसी बातें कर रहे हो, वो ईशानी बेटा की माँ है। वो लोग कोई गैर नहीं है। हमें कुछ नहीं सुनना, तुम जा रहे हो बस। 26 सास की नौटंकी, बायोलॉजिकल डॉटर और जान के दुश्मन। वहीं में हाल में अभय बैठा हुआ, वो बस उन दोनों का इंतजार कर रहा था। केशव को देखा और उसे विश किया और वापस सोफे पर बैठ गया। दामिनी जी ने मुस्कुराते हुए केशव को देखा और उसे बैठने का इशारा किया। केशव सोफे पर ईशानी के साथ बैठकर दादी को देखने लगा। दामिनी जी ने शांत लहजे में उसे देखकर कहा, केशव बेटा देखो, अब तुम्हारी शादी हुई है तो रस्मों का करना भी पक्का है, तो तुम काम करो, तुम ईशानी को उसके मायके ले जाओ। उसकी मॉम का कॉल आया था पग फेरे की रस्म के लिए। अपनी दादी की बात सुनकर केशव कंफ्यूज हो गया। वहीं ईशानी की आंखें एकदम से छोटी हो गईं। केशव अच्छे से जानता है कि ईशानी के मॉम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। ईशान देविल स्माइल के साथ अपने आप से बोली,
हम आपको लगता है कि कोई नया प्लान खेल है मम्मी जी, कोई बात नहीं हूँ। अब मैं बताऊंगी कि ईशानी महाजन चीज क्या है। केशव ने एक नजर अभय को देखा जिसके हाथ में एक फाइल थे, केशव को ही देख रहा था। केशव ने तुरंत चेयर से खड़े होते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, दादी प्लीज, आप जानते हैं कि मुझे इन रस्मों में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आप। वैसे भी मैं उनको नहीं जानता, मैं उनके पास अपनी बीवी कैसे छोड़ सकता हूँ। दामिनी जी ने चौंक कर कहा, कैसी बातें कर रहे हो, वो ईशानी बेटा की माँ है। वो लोग कोई गैर नहीं है। हमें कुछ नहीं सुनना, तुम जा रहे हो बस। ईशानी ने मुस्कुराते हुए केशव को देखकर कहा, ठीक है ना हब्बी, हम चलते हैं ना। ईशानी के मुंह से हबीब केशव का गुस्सा और उसकी नाराजगी एक पल के लिए गायब हो गई, वहीं वो दोनों हैरानी से उसे देखने लगे। केशव ने अभय को देखा और फिर से बोला, लेकिन मुझे ऑफिस में कुछ जरूरी काम था, अगर आप जानती कि काम जरूरी है तो। दामिनी जी ने मुंह बनाते हुए कहा, बस भी करो केशव, तुम्हें बस उसे छोड़कर अपने काम पर चले आना है और शाम को उसे पिक करना है। इतना सा काम तुम कर नहीं सकते क्या? केशव ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अब आपकी बात कौन टाल सकता है, आप बिना बात मनाए मानने तो वाली नहीं है। ओके बीवी, मैं आधे घंटे बाद तुम्हें तुम्हारे मायके में ड्रॉप कर दूंगा, ओके। ये कहते हुए वो अपने स्टडी रूम की तरफ चला गया, उसी के पीछे पीछे अभय भी चला गया। वहीं दामिनी ईशानी को लेकर बोली, चलो जाओ बेटा, तुम तैयार हो जाओ। ईशानी कुछ सोचते हुए चली गई। इस वक्त अभय के सामने बैठा हुआ था। अभय ने अपने हाथ में एक फाइल उसके हाथों में था वो केशव को दी। वो फाइल को देख रहा था, जैसे वो उसे फाइल को रीड करता जा रहा था उसके चेहरे के एक्सप्रेशन लगातार बदलते जा रहे थे। उसने फाइल को टेबल पर रखते हुए शांत आवाज में कहा, तो तुम्हें लगता है कि यहाँ कुछ तो झोल है? अभय ने कहा, यस बॉस, बिल्कुल। मिस्टर महाजन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी ईशानी के नाम कर दी। उनके एक हफ्ते बाद ही उनकी डेथ हो गई, क्या ये कोई कोइंसिडेंस है? केशव ने माथे को रब करते हुए कहा, ठीक है, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो। और तुमने कहा कि ईशानी उनकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, तो फिर वो कौन है और कैसे? सब कुछ मुझे डिटेल में जाना है। अभय कुछ कंफ्यूज होते हुए बोला, शादी उनकी फैमिली मैडम को पसंद नहीं करती। मैंने कल पार्टी में भी उन्हें घूमते हुए देखा था, इसलिए मुझे लगता है कि। केशव ने सोफे से उठाते हुए कहा, ये लाइट, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि केशव पाठक की बीवी को हाथ लगाने का अंजाम क्या होगा। तुम्हें जितना काम कहा है तुम उतना करो। ये कहते हुए केशव करने के बाहर निकल गया, वहीं कैसे बने और वो भी कमरे के बाहर निकल गया। अब ईशानी केशव की कार में थी। ईशानी ने मुस्कुराते हुए उसे देखकर पूछा, आपको क्या लगता है कि मैं आपको कर लूंगी? आप हमेशा अपने साथ गाड़ी रखते हैं, कम से कम मेरे साथ कीजिए, इन्हें मत लाया कीजिए। केशव ने बिना किसी एक्सप्रेशन के एक नज़र पीछे पलटकर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, यह मैंने नहीं, अभय ने अपॉइंट किए हैं और मेरे कई दुश्मन हैं और दुश्मनों से मेरी सेफ्टी करवाने के लिए मुझे इनकी जरूरत है। मैं कोई बाहुबली तो नहीं हूं जो सभी को हैंडल करूंगा। हाँ, अगर हाथों से मुकाबला की बात आए तो अलग है, लेकिन क्या है ना, उनके पास अलग अलग तरह के हथियार भी होते हैं। बातें करते हुए वो महाजन पैलेस के बाहर पहुंचे। ईशानी कार से बाहर निकली। केशव भी कार से बाहर निकलने को था, लेकिन ईशानी ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है। दादी ने कहा था कि आप यहां मुझे ड्रॉप करके अपने ऑफिस जा सकते हैं। ये सुनकर केशव ने आंखें छोटी करते हुए उसे देखने लगा और उसे घूरते हुए बोला, तुम चाहती क्या हो? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा पति तुम्हारे घर में आए? ये सुन ईशानी ने मासूमियत से कहा, लेकिन आपको तो काम था ना, और आप तो खुद ही चाहते थे मुझे यहाँ छोड़कर जाना। केशव ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन अब आ गया हूं ना, तो अंदर आने में क्या परेशानी है? ये कहते हुए वो विला की तरफ बढ़ा दिया। वहीं सुलेखा उन्हें वेलकम कर रही है। केशव ने लॉन कोर्ट को ठीक करते हुए उसे देखकर सर्द आवाज में बोला, इस तरह वेलकम करने की जरूरत नहीं है। सुलेखा केशव को देखने लगी। उसे समझ में नहीं आता कि केशव के कहने का मतलब क्या है, और वो तो उसके पीछे पीछे जल्दी। वहीं उन्हें देखकर में हाल में बैठी सुलेखा की आंखों में एकदम से चमक आ गई। वहीं उसी के बगल में अनामिका खड़ी हुई थी, जो कि जलती हुई नजरों से कभी केशव को तो कभी ईशानी को देख रही थी। उसे केशव पर भी गुस्सा आया था, क्योंकि भले ही वह केशव को नापसंद नहीं करते थे, लेकिन उसी की वजह से आज ईशानी को इतनी दौलत मिल गई थी। उसका इतना नाम हो जाता है, बस ईशानी ही ईशानी का नाम चल रहा था टीवी पर, जिससे अनामिका को काफी ज्यादा जलन हो गई थी। लेकिन उसने अपनी मां को देखा, जो उसे घूर के कर अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल करने के लिए कह रही थी। उसने मन मारते हुए अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल किया और तुरंत आगे बढ़ के उसने ईशानी को गले लगा लिया। उसके इस तरह गले लगाने से ईशानी एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन उसने बिना सामने खाली सुलेखा को देखा, उसने अनामिका को गले नहीं लगाया।
उसे गले लगाए हुए खड़ी थी। ये देख केशव को काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो गई। वह अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, कल मुझे बोलू थे कि मेरी बेटी गोल्डी डिगर कहाँ है और यहाँ खुद हमारा वेलकम कर रही हैं। नोट डन। ये दोनों जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। काफी कुछ तो पढ़ चुका हूँ इनके बारे में, बस थोड़ी बात और जानकारी मिल जाए। मेरी बीवी को नापसंद करने के बावजूद हमारा वेलकम हुआ। सासू माँ क्या नौटंकी निकली, आप कमाल हो। 27 केशव ने काटा ईशानी को। यू आर नॉट माई मॉम। माँ बाप से नफरत। वही उसी के बगल में अनामिका खड़ी हुई थी, जो कि जलती हुई नजरों से कभी केशव को तो कभी ईशानी को देख रही थी। उसे केशव पर भी गुस्सा आया था, क्योंकि भले ही वह केशव को नापसंद नहीं करते थे, लेकिन उसी की वजह से आज ईशानी को इतनी दौलत मिल गई थी। उसका इतना नाम हो जाता है, बस ईशानी ही ईशानी का नाम चल रहा था टीवी पर, जिससे अनामिका को काफी ज्यादा जलन हो गई थी। लेकिन उसने अपनी माँ को देखा, जो उसे घूर के कर अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल करने के लिए कह रही थी। उसने मन मारते हुए अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल किया और तुरंत आगे बढ़ के उसने ईशानी को गले लगा लिया। उसके इस तरह गले लगाने से ईशानी एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन उसने बिना सामने खाली सुलेखा को देखा। उसने अनामिका को गले नहीं लगाया, उसे गले लगाए हुए खड़ी थी। ये देख केशव को काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो गई। वह अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, कल मुझे बोलू थे कि मेरी बेटी गोल्डी डिगर कहाँ है और यहाँ खुद हमारा वेलकम कर रही हैं। नोट डन। ये दोनों जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। काफी कुछ तो पढ़ चुका हूँ इनके बारे में, बस थोड़ी बात और जानकारी मिल जाए। मेरी बीवी को नापसंद करने के बावजूद हमारा वेलकम हुआ। सासू माँ क्या नौटंकी निकली, आप कमाल हो। अनामिका उससे अलग हुई और मुस्कुराते हुए बोली, ओ माय गॉड लिटिल सिस्टर, तुम आ गई। तुम जानती हो ना मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तुम्हारे बिना घर ये मुझे काटने को दौड़ती है, क्या बताऊं तुम्हें मैं। ये कहते हुए उसने जबरदस्ती अपने दांतों को पीसते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। उसकी ये मुस्कुराहट और चमक ईशानी को बिल्कुल हजम नहीं हुई। वो अच्छे से जानती थी कि अंदर ही अंदर वाले किसी कितना गुस्सा कर रही अपने आप में ही। ये देखकर उसे हंसी भी आ गई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आई नो दी, मैं अच्छे से चाहती हूँ कि आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगी हैं आजकल तो, और आपका ये प्यार मुझे हजम नहीं हो रहा है। अब तो मेरा पति भी मुझसे प्यार करने लगा है। ये कहते हुए उसने एकदम से केशव की बाहों में अपनी बाहें डाल दी। ये देख अनामिका अंदर तक सुलग गई। उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसके जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही थी। तभी सुलेखा ने उनके बीच में आते हुए कहा, अरे तुम दोनों कहाँ बातें लिए हो। केशव बेटा आप बैठिए, बैठकर बात करते हैं। आप पहली बार अपनी ससुराल आए हैं। केशव ने एक सिंगल सोफे पर जाकर बैठकर अपने पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखते हुए लंबी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल सासू माँ, पहली बार आया हूँ, कोई कमी नहीं होनी चाहिए खातिरदारी में। उसकी टोन ऐसी थी जैसे कि वो कोई ऑर्डर पास कर रहा हो। एक पल के लिए सुलेखा को काफी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वह अच्छे से जानते थे कि केशव पाठक कैसा इंसान है। उसके एटीट्यूड के बारे में सभी सुना था। सभी जानते थे कि वह किसी से बात नहीं करता और बिना किसी की औकात देख वो उसकी तरफ देखता तक नहीं है। उसने अपने गुस्से के घूंट को पीते हुए मुस्कुरा के कहा, बिल्कुल दामाद जी, आपके खातिरदारी ऐसी होगी कि आप तो क्या हमारी बेटी भी भूल नहीं पाएगी। ये कहते हुए उसने आगे बढ़ के ईशानी के गाल को सहलाते हुए कहा, बेटा तुम भी बैठो। ईशानी केशव को घूरते हुए उसी के बगल में जाकर बैठ गई और धीरे से उसके पास आकर बोली, नौटंकी कम करो, थोड़ा एटीट्यूड कम नहीं कर सकते। तुम मेरे घर में हो, किसी कंपनी के सीईओ के सामने नहीं। केशव ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मैं ऐसा ही हूं, मैं जब भी लोगों से मिलता हूं मैं ऐसी बात करता हूं। ईशानी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ लेकिन मेरे सामने तो ऐसी बात नहीं करते क्योंकि। केशव ने आई विंक करते हुए कहा, बिकॉज यू आर माई वाइफ। उसने ईशानी के कमरे पे चुकोटी काटी। उसके इस तरह चुकोटी काटने से ईशानी की हल्की सी चीख निकली, जिसे सुनकर अनामिका और सुलेखा उन्हें देखने लगी तो वो जबरदस्ती मुस्कुरा दी और कहा, शायद सफाई ना होने की वजह से चींटियां ज्यादा हो गई हैं क्या। इतना कहकर वो चुप हो गई। वही उसकी बात सुनकर अनामिका अंदर तक जल भून गई। उससे अब और ज्यादा जलन हो गई थी। वो ईशानी से बड़ी थी, उसे ईशानी से ज्यादा खुद की किस्मत लगती थी, लेकिन दुनिया का बेस्ट पति ईशानी के झोली में गिर चुका था। हालांकि ईशानी हमेशा से बेस्ट चीजों का शौक करती थी। उसे केशव पसंद नहीं था, लेकिन वो केशव से भी बेस्ट चाहती थी। लेकिन उसे क्या पता कि केशव से बेस्ट इस दुनिया में भला और कोई कैसे हो सकता है। अनामिका ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम उनके साथ बैठकर बातें करो, मैं किचन में जाकर खाने का कुछ इंतजाम करती हूँ। जो ये कहकर चली गई। अनामिका बैठी थी कि तभी दरवाजे से आते हुए विशाल और चंचल आए। विशाल को देखते ही आना ईशानी की आंखें छोटी हो गई।
वो गुस्से में उसे होने लगी। उसे एक बार फिर रात की बातें याद आने लगी, जिसे याद करते ही उसका खून खौलता जा रहा था। वही ईशानी को देखकर गुस्सा विशाल भी हो रहा था, लेकिन उसने जताया नहीं क्योंकि वो अपने प्लान को फेल नहीं कर सकता था। और उसी के बगल में अनामिका मुस्कुराते हुए विशाल को देख रही थी, क्योंकि विशाल कल रात से गायब था और आज अचानक उसे यहाँ देखकर वो काफी ज्यादा खुश भी थी और हैरान भी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के तंग रास्ते पर एक कार काफी तेजी से जा रही थी, जहां ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर घबराते हुए कार चला रहा था। वही बैक पर वही आदमी बैठा हुआ था और उसी के पीछे उसके बॉडीगार्ड थे। वो बार बार अपनी घड़ी में टाइम देख रहा था। उसने गुस्से में दांत पीते हुए कहा, कैसे बैलगाड़ी की तरह चला रहा है, कार की और स्पीड तेज करो। उसकी आवाज इतनी भयानक और तेज थी जिसे सुनकर एक पल के लिए ड्राइवर अंदर तक कांप गया। उसने तुरंत अगला गियर डाला और कार की स्पीड और ज्यादा तेज हो गई। ड्राइवर के पसीने छूट जा रहे थे। उसने कार की स्पीड इस वक्त 140 के ऊपर पहुंची हुई थी। कार हवा से बातें कर रही थी, लेकिन उस आदमी का गुस्सा ठंडा ही नहीं हो रहा था। लगभग 15 मिनट बाद उसकी कार एक वाइट कलर के विला के सामने जाकर खड़ी हुई। वो 2 मंजिले विला था। वो विला के अंदर चला गया। सामने सोफे पर गोल्ड साड़ी, हैवी ज्वेलरी और मेकअप किए एक औरत बैठी हुई थी, जिसकी एज लगभग 50 साल के आसपास थी। उसी के बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा हुआ था जो न्यूज़पेपर रीड कर रहा था। उसकी एज भी उतनी ही थी। वो शख्स बिना किसी एक्सप्रेशन के अंदर आया और उन दोनों के सामने एक सिंगल सोफे के ऊपर जाकर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथों को रब करते हुए अपने हाथ से ऊपर सोफे पर फोल्ड किया और एक टाइम को दूसरी टांग के ऊपर रखते हुए बैठ गया। वही वो दोनों उसे ही देख रहे थे। उस शख्स ने आंखें छोटी करते हुए उन दोनों को देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के पूछा, ऐसी कौन सी मौत आ गई जो आप लोग इस टाइम मुझे बुलाने लगे थे? क्या आप थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते? मैं मस्ती करने के लिए तो नहीं गया था। तभी वो आदमी सोफे पर से उठकर गुस्से में कहा, ना तो तुम मेरा फोन उठाते हो, नहीं मेरे बातों का ठीक से जवाब देते हो, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन कहाँ है बेटा जी? तुम्हें बुलाने का मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तभी उस औरत ने हंसते हुए कहा, हमसे बात करो और अच्छा रिस्पांस दो तो मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगी, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड यहाँ तो तुम ये भूल जाओ कि तुम्हें कंपनी मिलेगी भी। तुम अच्छे से जानते हो कि वो कंपनी अभी भी मेरा नाम पर है। ये सुनकर उस शख्स के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। उसने थोड़े गुस्से में और तेज आवाज में कहा, ओह, तो आप मुझे धमकी दे रही है? ये सुनकर उस औरत ने शांत आवाज में कहा, धमकी नहीं दे, मैं तुम्हारी माँ हूं, भला मैं तुम्हें धमकी दे सकती हूँ? उसकी ये बात सुनते ही सोफे से खड़े होते हुए सर्द आवाज में कहा, बकवास बंद कीजिए और बार बार अपने मुंह से ये मत कहिए। सुनिए, आप मेरी माँ नहीं है और ना ही मैं आपको अपनी माँ मानता हूं, तो प्लीज नाटक ना करें। उसकी बात दूसरे सोफे में बैठे आदमी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, विनाश, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का है? विनाश ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, माँ नहीं, सौतेली माँ। उसकी ये बात सुनकर उसके पिता मिस्टर शुभम तनेजा एकदम से गुस्से में आकर बोलने को थे कि तभी शुभम की दूसरी वाइफ सुजाता ने उसके हाथों पर हाथ रख दिखा और इशारे से उसे शांत रहने के लिए कहा। उसने फिर विनाश को देखकर बोली, विनाश देखो, तुम कुछ भी मानो, लेकिन तुम ये सच बदल नहीं सकते कि मैं तुम्हारी माँ हूं और जिस कंपनी को तुम चला रहे हो वो इस वक्त मेरे नाम पर है। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें कंपनी से निकल नहीं सकती हूं। ये सुनकर विनाश ने सरकास्टिक टोन में हंसते हुए कहा, ओह, आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा कर सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आप ये भूल गई हैं कि मैं कौन हूं और मेरी पहुंच कहां तक है। आपकी कंपनी में मेरी पोजीशन क्या है? आपसे सिर्फ नाम के लिए सीईओ हैं, लेकिन उसे कंपनी को मैं चलाता हूं। मैंने उस कंपनी को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा है और उसके कंपनी में मेरे भी शेयर्स हैं। मेरे एक इशारे पर क्या हो सकता है? आप भूलकर भी ये मत सोचिएगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकता हूं इसका अंदाजा काफी अच्छे से है आपको है। ये सुनकर सुजाता नहीं, अपने होठों पर डेविल स्माइल है, उसने विनाश को देखा और नाम में सिर हिलाते हुए बोली, तुम्हारा ये गुस्सा किसी दिन तुम्हें लेकर डूब जाएगा बेटा जी। विनाश ने घमंड भाई मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत कीजिए विनाश तनेजा, विनाश करना भी जानता है और उसके ऊपर किए जाने वाले विनाश को रोकना भी। मैं अपने आप को हैंडल कर सकता हूं, लेकिन आप अपने बिजनेस को हैंडल कीजिए, वही आपके लिए बेहतर है। ये कहकर वो उठा और बिना किसी एक्सप्रेशन के चलते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। उसके जाते ही शुभम ने थोड़े गुस्से में सुजाता को देखकर कहा, तुमने मुझे रोक क्यों? मैं 1 मिनट में उसके अकल ठिकाने लगा देता। सुजाता ने अजीब सी मुस्कान के साथ उसे देखा और उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए बोली, कम ऑन हब्बी, उसकी बात पर इतना ध्यान ना दो, वो बच्चा है, उसे अभी इतनी अकल नहीं है। धीरे धीरे समझ जाएगा, अगर नहीं समझा तो हम हैं ना उसे समझाने के लिए।
उसकी आवाज में एक अजीब सी धमकी छुपी हुई लग रही थी, न जाने क्यों उसकी आवाज काफी अजीब थी। वही उसकी बातें भी, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी, जैसे कि उसने वो पा लिया हो जिसके उसे तलाश थी। 28 एसिड अटैक, ईशानी का आंशिक और गुस्सैल केशव का गुस्सा। ये सुनकर सुजाता नहीं, अपने होठों पर डेविल स्माइल है। उसने विनाश को देखा और नाम में सिर हिलाते हुए बोली, तुम्हारा ये गुस्सा किसी दिन तुम्हें लेकर डूब जाएगा बेटा जी। विनाश ने घमंड भाई मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत कीजिए विनाश, तनेजा विनाश करना भी जानता है और उसके ऊपर किए जाने वाले विनाश को रोकना भी। मैं अपने आप को हैंडल कर सकता हूं, लेकिन आप अपने बिजनेस को हैंडल कीजिए, वही आपके लिए बेहतर है। ये कहकर वो उठा और बिना किसी एक्सप्रेशन के चलते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। उसके जाते ही शुभम ने थोड़े गुस्से में सुजाता को देखकर कहा, तुमने मुझे रोक क्यों? मैं 1 मिनट में उसके अकल ठिकाने लगा देता। सुजाता ने अजीब सी मुस्कान के साथ उसे देखा और उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए बोली, कम ऑन हब्बी, उसकी बात पर इतना ध्यान ना दो, वो बच्चा है, उसे अभी इतनी अकल नहीं है। धीरे धीरे समझ जाएगा, अगर नहीं समझा तो हम हैं ना उसे समझाने के लिए। अब आगे। उसकी आवाज में एक अजीब सी धमकी छुपी हुई लग रही थी, न जाने क्यों उसकी आवाज काफी अजीब थी। वही उसकी बातें भी, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी, जैसे कि उसने वो पा लिया हो जिसके उसे तलाश थी। वही दूसरी तरफ महाजन विला में ईशानी इस वक्त मैनन हाल में बैठी हुई सभी लोगों से बातें कर रही थी। केशव वहां से जा चुका था क्योंकि उसे बहुत इंपॉर्टेंट काम था। वो इस वक्त अपने सामने बैठी चंचल को घूर रही थी, जो कि उससे बार बार एक ही सवाल किए जा रही थी। चंचल ने अपना सवाल दोहराते हुए उसके हाथ को पकड़ के पूछा, ईशानी यार बताना कि तूने मिस्टर पाठक को कैसे इम्प्रेस किया? वो इतने अमीन, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी किसी के भी बहकावे में आ जाएंगे। वो इतने इंटेलिजेंट है, तो तूने उनसे शादी के लिए मनाया कैसे? ईशानी ने आंखें छोटी करते हो उसे देखा, अपने होठों पर तीखी मुस्कान लिए अपने आप से कहा, ओह अच्छा, तो ये छिपकली भी मेरे पति को मेरे ही सामने इम्प्रेस करने वाली है। नो वे, इसे मैं भी देखती हूँ कि ये करती क्या है। वो बोली, अच्छा वो वर्चुअल क्या है ना, तुम्हें शायद पता नहीं है, मेरे पति को छोटे छोटे कपड़े वाली लड़कियां काफी ज्यादा पसंद आती है, और इसीलिए जिस दिन पार्टी में मैं गई थी उन्हें मैं पसंद आ गई और शायद इसीलिए उन्होंने मुझसे शादी। ये कहते कहते वो चुप हो गई। उसने आई विंक की। उसकी बात सुनकर चंचल और अनामिका दोनों एकदम शॉक हो गई। वो दूसरे को देखने लगी। ईशानी ने सब इतने कैजुअल तरीके से कहा कि किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच बोल रही है। चंचल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वही विशाल अभी भी उसे ही देख रहा था। तभी 2 मेड उनके लिए खाना लेकर आईं। ईशानी के पसंद का खाना बना हुआ था। जिंदगी में पहली बार उसके घर में उसकी पसंद का खाना बनाया गया था, वरना आज तक उसकी पसंद का कभी कुछ नहीं बना था। ये सोचकर वो तिरछी नजरों से अनामिका को देख रही थी, जो कि अभी भी उसे ही घूरने में लगी हुई थी। उसने उसे ऐसे देखकर शैतानी उसे मुस्कान दी और सुलेखा को देखकर पूछा, वैसे मॉम आपने दी की शादी के बारे में क्या सोचा है? आई मीन मैं उनसे छोटी हूं, लेकिन मेरी हो गई। अब दी की शादी का भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। ये सुनके अनामिका का चेहरा एकदम से गुस्से में लाल हो गया। उसने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां कसते हुए कहा, लिटिल सिस्टर तुम अपनी शादी पर ध्यान दो, मेरी शादी पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसके इतना कहते ही सुलेखा ने तुरंत धीरे से उसे गुस्से से देखा। अनामिका का मुंह बन गया। सुरेखा को काफी ज्यादा गुस्सा आया था। उसका पूरा प्लान अनामिका बर्बाद करने वाली थी। उसने विशाल को देखा, जो कि चुपचाप ईशानी को देखा था। उसे विशाल पर भी गुस्सा आया। वो यहाँ पर क्या करने आया है? उसने अनामिका को देखते हुए कहा, अनामिका बेटा जाओ, ईशानी को उसके कमरे में ले जाओ, हमने सरप्राइज उसके लिए वहां पर रखा है, उसे जाकर वो दिखाओ। 1 सेकंड विशाल, एक काम करो, तुम ईशानी को ले जाओ। उसने विशाल को देखकर आंख मारी। वही उसका इशारा पाते ही विशाल एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन तुरंत ही सोफे से खड़े होते हुए बोला, ओके आंटी, मैं ईशानी को अभी उसका कमरा दिखाकर लाता हूँ। वही ईशानी ने एक बार फिर मुंह बनाते हुए विशाल को देखा और फिर चुपचाप सोफे अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ने लगी और अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोली, लगता है कि इनकी फिर से कोई नई चाल है। आई एम 100% श्योर कि विशाल फिर से कुछ करने वाला है, लेकिन क्या डोंट यू डेयर विशाल, कुछ भी ऐसा करने का तो सोचना भी मत, वरना तुम जानते नहीं हो मैं कितनी खतरनाक बन सकती हूँ। अभी तक तुमने मुझे कुछ करते हुए देखा ही कहाँ है। ये कहते हुए उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई, अपने कमरे में चली गई। उसी के पीछे पीछे विशाल था, जिसके होठों पर काफी शैतानी मुस्कान थी, जैसे कि उसे कुछ मिल गया हो जिसके से तलाश थी। लेकिन ऐसा क्या था, क्या रखा था उसके कमरे में जिसके लिए सभी लोग एक साइड थे? क्या कोई नई मुसीबत बढ़ने वाली थी ईशानी के ऊपर? वहीं दूसरी तरफ
पाठक इंडस्ट्री के अंदर अपने केबिन में केशव बैठा हुआ था, उसी के सामने अभय खड़ा हुआ था। अभय ने शांत नजर से देखा और फिर चेयर पर बैठते हुए, बॉस मुझे लगता है कि लेडी बॉस की फैमिली में कोई भी ठीक नहीं है, कोई नहीं है जो उन्हें पसंद करता हो। स्पेशली तब से जब से मिस्टर महाजन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी है, तब से उनकी बहन का स्वभाव उनके लिए काफी बदल गया है। मुझे लगता है कि मिस अनामिका कुछ ज्यादा ही पजेसिव फील करती है अपनी प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि उनके नाम पर कुछ भी नहीं है और उनके बारे में पूरे शहर में कई तरह की बातें उड़ती हैं। वो काफी गुस्सैल और घमंडी मानी जाती हैं अपने कॉलेज में, अपने आसपास के लोगों में। ये कहते हुए वो एक पल के लिए चुप हो गया। केशव ने इस आगे से उससे आगे बोलने के लिए कहा। अभय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बॉस, लेडी बॉस को किसी और ऑर्फनेज से या अनाथ आश्रम से गोद नहीं लिया गया था और न ही उनके फैमिली का कोई बैकग्राउंड रिकॉर्ड है। मैंने पता लगाया है, कुछ भी पता नहीं चला, यहाँ तक कि ये तक पता नहीं चला कि उनका पिछला जीवन कैसा था। हमें बस ये बात पता चली है कि मिस्टर महाजन उनके मॉम डैड को जानते थे और इसीलिए उन्होंने उन्हें गोद लिया, लेकिन उनके माँ बाप कौन थे या फिर उनके माँ बाप इस वक्त कहाँ हैं, ये किसी को नहीं पता और न ही उन्होंने किसी को देखा है। केशव ने आंखें छोटी करते हुए उसे देखा और फिर फाइल को देखने लगा, जो कि ब्लैंक थी, जहां ईशानी के माँ बाप के बारे में कोई डिटेल नहीं थी। उसने सोफे पर लीन होते हुए ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें लगता है कि मिस्टर महाजन ने उनकी फैमिली के साथ कुछ किया है? अभय ने मना करते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ किया होता तो वो उनके नाम पर अपनी प्रॉपर्टी क्यों करते हैं? केशव ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, ये तो है, लेकिन समय का कुछ नहीं पता, कौन कब कितने पाप करता है, कुछ नहीं कर सकते। क्या कुछ और पता चला? अभय ने एक फाइल और उसके हाथ में थमाई। केशव ने बिना किसी भाव के उसको दिखा और उसे खोलकर देखने लगा। अभय ने आगे बोलना चालू किया, बॉस, पास उनके पहले कई फ्रेंड्स थे जिनमें ये कुछ लोग हैं, इन्होंने पहले उनके साथ काफी बुरा बिहेव किया था, लेकिन अब वो उनकी लाइफ से जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने उनकी लाइफ को पूरी तरह से लगभग बर्बादी कर दिया था। कॉलेज में उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था, सिवाय मिस्टर शक्ति के कोई उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता एवं की। ये कहते कहते वह चुप हो गया। उसने एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये लड़का प्रपोज करता उससे पहले ही उनकी बेस्ट फ्रेंड चंचल ने ईशानी मैडम के बारे में इतनी भली बुरी बातें कही कि इस लड़के को ईशानी से नफरत हो गई और इसने उसे उनके ऊपर ऐसे तक फेंकने की कोशिश की। वो तो शुक्र था कि मिस्टर शक्ति ने उन्हें आगे बचा लिया। ये सुनते ही केशव की भौहें तन गईं। वो घूरते हुए उस फोटो को देखने लगा। उसका जबड़ा कस चुका था। उसे इतने गुस्से में देख अभय भी कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसने चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि केशव का चेहरा गुस्से में तमतमाया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ ईशानी इस वक्त अपने कमरे में बैठी हुई थी। वो बड़े ही ध्यान से अपने कमरे को देख रही थी। पल भर में उसकी जिंदगी कैसे बदल गई उसे कुछ समझ में ही नहीं आया था। कुछ दिन पहले तक जो सब कुछ उसका था, उसकी फैमिली, उसके डैड, उसकी मॉम, जिन्हें वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी, आज उसे उनसे ही नफरत हो चुकी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी इस तरह का मूवी ले सकती है, लेकिन अब उसे अच्छे से पता था कि अब उसे आगे क्या करना है और क्या नहीं। वो बेड से उठते हुए सामने टंगी एक फोटो के पास आकर खड़ी हो गई, जहां उसकी फैमिली फोटो टंगी हुई थी। उसने अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए उस फोटो को देखा, जिसमें वो चारों वो एक हैप्पी फैमिली की तरह लगे थे। वह अपनी माँ और बहन के फेस को देखते हुए बोली, ओह गॉड, कमाल है कि लोग इस तरह झूठी मुस्कान लग कैसे सकते हैं अपने चेहरे पर। मुझे तो नहीं आती ऐसी तरह मुस्कान लाना, लेकिन जितना मत कीजिए, मैंने आपकी इस मुस्कान को आपके दुख और दर्द में ना बदल दी तो मेरा नाम ईशानी केशव पाठक नहीं। ये कहते हुए वो वापस बेड पर आकर बैठ गई। वो अपने अतीत के बारे में सोचने लगी, तभी उसे अतीत की कुछ यादें दिखाई देने लगी। वो चौंकते हुए वो सीधा बेड से उठी और अपने कमरे में इधर उधर, अलमारी में, कबर्ड में, हर जगह कुछ तलाश रही थी। ना जाने क्यों वो काफी बेसब्र दिखाई दे रही थी, जैसे कि जिसकी तलाश है उसे है, वह चीज उसे नहीं मिली तो वह न जाने क्या कर बैठे। उसने लगभग पूरे कमरे की चीजें एक फाइल के ऊपर गई, जो कि उसकी बेड के नीचे रखा हुआ था। उसने तुरंत उस फाइल को निकाला और इस फाइल को ओपन किया, लेकिन फाइल ब्लैंक थी। फाइल के अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वो गुस्से में बेड पर हाथ फेंकते हुए झललाते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इस फाइल के बारे में मेरे अलावा किसी को नहीं पता, तो कोई इसके बारे में कैसे जा सकता है? नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। क्या कोई है जो इसके बारे में जानता है, लेकिन कोई कैसे जान सकता है? 29 फायर करना, सीक्रेट रूम और गुस्सैल केशव, जिसमें उसकी और ईशानी की वेडिंग रिसेप्शन की कुछ फोटो थी। वो खड़ा हुआ और फोटो के सामने आ गया। उसने ईशानी के खूबसूरत से फेस को देखा, उस फोटो में टच करते हुए सिडक्टिव वॉइस में कहा, लिटिल वाइफ डोंट वरी, तुम्हारे साथ जो हुआ है उसका तो मैं पता ही कर रहूंगा।
केशव पाठक की वाइफ हो तुम, कोई मजाक की बात नहीं है। मुझे पता लगाना है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ और ये हो क्या रहा है तुम्हारी लाइफ में। अचानक सब कुछ बदल गया क्योंकि मैं तुम्हें पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं। अभी तो पूरी दुनिया को जानना बाकी है कि केशव वाइफ है कौन है। तुम्हारी लाइफ काफी मिस्ट्री टाइप है लिटिल वाइफ, बट डोंट वरी। केशव पाठक को पहेलियां सुझाने की आदत है, बचपन से है। वो बेड से उठते हुए सामने टंगी एक फोटो के पास आकर खड़ी हो गई जहां उसकी फैमिली फोटो टंगी हुई थी। उसने अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए उस फोटो को देखा जिसमें वो चारों वो एक हैप्पी फैमिली की तरह लगे थे। वह अपनी माँ और बहन के फेस को देखते हुए बोली, ओह गॉड, कमाल है कि लोग इस तरह झूठी मुस्कान लग कैसे सकते हैं अपने चेहरे पर। मुझे तो नहीं आती ऐसी तरह मुस्कान लाना, लेकिन जितना मत कीजिए। मैंने आपकी इस मुस्कान को आपके दुख और दर्द में ना बदल दी तो मेरा नाम ईशानी केशव पाठक नहीं। ये कहते हुए वो वापस बेड पर आकर बैठ गई। वो अपने अतीत के बारे में सोचने लगी, तभी उसे अतीत की कुछ यादें दिखाई देने लगी। वो चौंकते हुए वो सीधा बेड से उठी और अपने कमरे में इधर उधर अलमारी में, कबर्ड में, हर जगह कुछ तलाश रही थी। ना जाने क्यों वो काफी बेसब्र दिखाई दे रही थी, जैसे कि जिसकी तलाश है उसे है, वह चीज उसे नहीं मिली तो वह न जाने क्या कर बैठे। उसने लगभग पूरे कमरे की चीजें एक फाइल के ऊपर गई जो कि उसकी बेड के नीचे रखा हुआ था। उसने तुरंत उस फाइल को निकाला और इस फाइल को ओपन किया, लेकिन फाइल ब्लैंक थी। फाइल के अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वो गुस्से में बेड पर हाथ फेंकते हुए झललाते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस फाइल के बारे में मेरे अलावा किसी को नहीं पता, तो कोई इसके बारे में कैसे जा सकता है? नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। क्या कोई है जो इसके बारे में जानता है, लेकिन कोई कैसे जान सकता है? अब आगे। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रही थी। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और किसी को कॉल मिला दिया। कुछ ही सेकंड के अंदर दूसरी तरफ से किसी आदमी ने उसका फोन अटेंड किया और शांत आवाज में पूछा, क्या हुआ, अचानक इस तरह कॉल किया, सब ठीक तो है ना? पायल ने सामने ब्लैंक फाइल को देखते हुए हो थोड़े गुस्से में कहा, ये फाइल के डॉक्यूमेंट गायब है, क्या तुम्हें पता है इसके बारे में कुछ? आदमी ने शॉक्ड होते हुए कहा, बट ऐसा कैसे होता है, फाइल गायब कैसे हो सकती है? उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे पास थी, तुम्हें उसे संभाल करना चाहिए था। तुम जानती भी हो उसे फाइल में क्या है, तुम्हारी सारी आइडेंटिटी है। अगर वो फाइल किसी के हाथ लग गई तो तुम्हारा पूरा भेद खुल जाएगा कि तुम कौन हो। पायल ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, अरे लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन हूँ। डैड ने मुझे इस फाइल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी थी। अभी मैं उन्हीं के कमरे से आई थी तो मुझे इस फाइल के बारे में याद आया। क्या तुम मुझे बता सकते हो उस फाइल में क्या था? उस आदमी ने कुछ सोचते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन उस फाइल में जो भी था काफी सीक्रेट था। वो सीक्रेट बाहर नहीं आना चाहिए। मैं भी कॉल रखता हूँ, देखता हूँ क्या हो सकता है। तुम उस फाइल को ढूंढने की कोशिश करो, कुछ भी हो जाए वो फाइल किसी और के हाथ नहीं लगनी चाहिए, स्पेशली तुम्हारे दुश्मनों के हाथ नहीं लगनी चाहिए। ये कहते हुए कॉल कट हो गया। ईशानी कंफ्यूज हो गया, अपने फोन को देखने लगी। पाठक इंडस्ट्री। वहीं दूसरी तरफ केशव इस वक्त एक मीटिंग हॉल में बिजी था। उसी के बगल में अभय भी खड़ा हुआ था। वही सामने उसकी कंपनी के डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स और सभी मैनेजर, डिपार्टमेंट के हेड, सभी लोग मौजूद थे। वही किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात कर रहे थे। केशव ने गुस्से में खड़े होते हुए थोड़ी रुकी आवाज में कहा, ये काम किसी भी कीमत पर हो जाना चाहिए। ये सुनकर एक आदमी ने खड़े होते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, लेकिन हमें लगता है कि ये हमारे लिए काफी नहीं होगा। हमें एक बार। उसकी बात को बीच में काटते हुए केशव ने झल्ला कर कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? उसके इस तरह चिल्लाने से वो आदमी चुपचाप अपना सीट चूक हुई नीचे बैठ गया। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। तभी एक बुजुर्ग आदमी जिसकी एज लगभग 50 से ऊपर की थी, उसने थोड़ी पोलाइट आवाज में सिर झुकाते हुए कहा, लेकिन यंग मैन, आप तो जानते हैं ना कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो हमारे साथ डबल गेम खेल रहे हैं, ये सोचकर कि आप उनके साथ कुछ नहीं करेंगे। अगर ऐसा चाचा, हाँ, तो वो लोग हमें जल्दी बर्बाद कर देंगे। देखिए, हमने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, इसलिए नहीं कि हम आपके फैमिली मैटर्स को अपने पैसों के साथ पिसते हुए देखें। हमें बर्बाद होने का कोई शौक नहीं है। उसकी बात में हल्का सा गुस्सा साफ दिखाई दे गया था। उसकी बात सुनकर केशव एक पल के लिए चुप हो गया। उसके हाथों की मुठ्ठियां कसी हुई थी। वह केशव पाठक था जिसके सामने बोलने की आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की। वो लोग आज उसे सुना रहे थे। हालांकि गुस्सा केशव को काफी ज्यादा आया था, लेकिन गुस्से का घूंट पीते हुए उसने सामने रखी एक फाइल को उठाया और उसे पढ़ने लगा। वो जैसे जैसे वो फाइल पढ़ता जा रहा था, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचता जा रहा था।
उसने गुस्से में फाइल को टेबल में पटकते हुए चेयर से खड़े होकर उन सभी को देखते हुए कहा, मुझे कल सुबह तक का टाइम दीजिए, प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, लेकिन जब तक मैं इस प्रॉब्लम को समझ न लूं मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे अंडरएस्टिमेट कर सकता है। ये कहते हुए उसने आंखें तरेर के उन सभी को देखा, तभी उसकी नज़र सामने एक आदमी के ऊपर गई जो कि अपना फोन चला रहा था। वो गुस्से में उस आदमी को घूरने लगा, इतने सीरियस डिस्कशन में वो आदमी फोन कैसे चल सकता है। उसकी नजरों का पीछा करते हुए सभी लोग उस आदमी को देखने लगे। तभी उस आदमी के बगल में बैठे एक 30-40 आदमी साल के एक उम्र के आदमी ने उसे कोहनी मारते हुए कहा, वाघेला जी क्या कर रहे हो? अगर यंग मैन को गुस्सा आ गया तो वो आपकी अर्थी सजा देंगे। जानते नहीं हो क्या कितने गुस्से में हैं वो आज। केशव ने बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे घूरा और तुरंत पीछे पलटकर अभय को देखा। अभय ने तुरंत फाइल से ब्लैंक पेपर निकालकर उसे दिया और केशव ने उसे साइन किया। ब्लैक पेपर अभय के हाथ में था और वो लेकर तुरंत उस 40 साल के आदमी के सामने खड़ा हो गया। उस आदमी ने चौंकते हुए केशव को देखा और फिर अभय को देखने लगा। अभय ने तुरंत उसके हाथ में का पेपर उसे थमाया और उसकी बांह से पकड़ते हुए उठाकर सर्द आवाज में बोला, मिस्टर वाघेला, आपकी इस कंपनी में कोई जगह नहीं है। ये काफी सीरियस मैटर है और आप यहाँ पर अपने फोन में गेम खेल रहे हैं। आपको गेम खेलना है तो जाए अपने बच्चों के साथ खेलिएगा। आपको इस कंपनी से निकाला जाता है। मिस्टर वाघेला ने चौंकते हुए कहा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे इस तरह निकल नहीं सकते। मैं फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का हेड हूँ। केशव ने एरोगेंट टोन में अपने हाथों की मुट्ठियां भींची और पीसते हुए दांत मुट्ठा पीसकर कहा, तुमने सुना नहीं मैं क्या कहा? ये मेरा ऑर्डर है। उसकी आवाज इतनी ज्यादा सरद थी, एक पल के लिए वहां मौजूद सभी लोग कांप गए। केशव का ऑरा ही ऐसा था, किसी की हिम्मत नहीं थी उसके सामने बोलने की। सभी लोग अपने सिर झुकाए हुए अपनी अपनी फाइल में नजरें गड़ाए हुए बैठे थे। हालांकि उनकी उम्र केशव के हिसाब से कहीं ज्यादा थी और उनका ऑर्डर भी के सबसे थोड़ा बहुत ज्यादा था। कंपनी के कुछ ऐसे शेयर होल्डर थे जिनके पास कंपनी के 60% शेयर्स भी थे, लेकिन फिर भी केशव का मुकाबला नहीं कर सकते थे क्योंकि केशव की वो इकलौती कंपनी नहीं थी। केशव के पास इंडिया के टॉप 5 कंपनी भेजे 2 कंपनी सिर्फ केशव के नाम पर थी और तीसरी कंपनी जिसमें वो इस वक्त मौजूद था। केशव ने बिना किसी एक्सप्रेशन के एक एक करके उन सभी को जलती आंखों से देखा और चेयर से उठते हुए अपने कोट के बटन लगाए और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मीटिंग खत्म होती है, कल सुबह दोबारा मीटिंग होगी और कंपनी में कोई सुधार नहीं आया तो आपको आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। ये कहते हुए वो तुरंत वहां से निकल गया। उसी के पीछे पीछे अभय और उसके गार्ड भी निकल गए। वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। इसके अलावा वह कुछ कर भी नहीं सकते थे। केशव सीधा अपने केबिन में आया और जाकर सिंगल सोफे पर बैठे हुए अपना सिर घुमाकर ऑफिस में अपनी आंखें दौड़ाईं, आंखों को हल्का सा बंद किया। अभय उसके सामने खड़ा हुआ था। उसने उसे हिलाते हुए थोड़ी पोलाइट वॉइस में बोला, बॉस आप प्लीज शांत हो जाए। मैंने मिस्टर सिंघानिया से बात की है, वो आते ही होंगे, आप उनसे एक बार बात कर लेते तो। केशव ने अपने माथे पर 2 उंगलियों से रब करते हुए बिना किसी स्पेशल एक्सप्रेशन के कहा, मुझे कुछ देर के लिए आराम करना है। ये कहते हुए वो चुप हो गया और दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली उसने। लगभग 10 मिनट बाद ही केबिन के अंदर डॉक्टर अभय के पीछे पीछे चलते हुए आया। उससे डॉक्टर ने केशव का चेकअप किया और उसे कुछ मेडिसिन देकर वहां से चला गया। उसके बाद केशव तुरंत अपने हाथ में पहनी घड़ी को देखा है। उसने एक नज़र सामने अभय को देखा। अभय ने सिर झुकाते हुए उससे इशारा किया और केबिन के बाहर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। केशव तुरंत अपने जगह से उठा। उसने एक नज़र से आगे तक देखा और सीधा एक तरफ वॉल के पास आकर खड़ा हो गया। उसने एक जगह अपने अंगूठे से टच किया और फिर उसे जगह पर अपना लेफ्ट हाथ रख दिया। जैसे ही उसने अपना लेफ्ट हैंड देखा तो वहां एक सीक्रेट डोर ओपन हुआ। ओपन होते ही केशव ने देखा दूसरी तरफ बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। केशव तुरंत उस और जगह पर इंटर होते हुए क्लिपिंग करता है। क्लिपिंग के साथ ही वहां पर व्हाइट कलर की एलईडी लाइट ऑन हो जाती है। एकदम से उजाला फैलते ही वहां पर एक बड़ा सा बेडरूम साथ ही कैबिनेट टेस्ट था। वो सीधा उस केबिन के अंदर इंटर हुआ जहां पर कुछ फाइल से रखी हुई थी और एक टेबल भी लगा हुआ था। वो उस टेबल के पास में जाकर बैठा। उसकी नजरें सामने एक फाइल के ऊपर जमी हुई थी, ब्लैक कलर की कवर वाला वो फाइल जिसके ऊपर किसी का नाम था, ना ही फाइल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन। उसने उसे फाइल को उठाया और उसे रीड करने लगा। ये सभी फाइल्स वही जो कि उसने महाजन फैमिली के घर से मंगवाई थी, लेकिन उसने क्यों और कब कैसे मंगवाई इसका कुछ नहीं पता था। अभी केशव बिना किसी स्पेशल भाव के एक एक करके सभी फाइल्स पढ़ता है। तभी उसकी नज़र एक फाइल के ऊपर जाकर अटक गई।
जैसे ही उसने उस फाइल को देखना स्टार्ट किया तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बनते बिगड़ते नजर आ रहे थे। वो लगातार अपनी पैनी नजरों से उस फाइल को रीड कर रहा था। उसके हाथों की मुट्ठियां टेबल पर कसती जा रही थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव काफी नॉर्मल दिखाई दे रहे थे। उसने पूरी फाइल को पढ़ा और अजीब सी मुस्कान के साथ सामने वॉल पर टंगी ईशानी की फोटो को देखने लगा। 4 अनामिका की इंसल्ट, बर्बादी और मौत बिकॉज आई एम केशव पाठक। केशव तुरंत अपने जगह से उठा। उसने एक नज़र से आगे तक देखा और सीधा एक तरफ वॉल के पास आकर खड़ा हो गया। उसने एक जगह अपने अंगूठे से टच किया और फिर उसे जगह पर अपना लेफ्ट हाथ रख दिया। जैसे ही उसने अपना लेफ्ट हैंड देखा तो वहां एक सीक्रेट डोर ओपन हुआ। ओपन होते ही केशव ने देखा दूसरी तरफ बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। केशव तुरंत उस और जगह पर इंटर होते हुए क्लिपिंग करता है। क्लिपिंग के साथ ही वहां पर व्हाइट कलर की एलईडी लाइट ऑन हो जाती है। एकदम से उजाला फैलते ही वहां पर एक बड़ा सा बेडरूम साथ ही कैबिनेट टेस्ट था। वो सीधा उस केबिन के अंदर इंटर हुआ जहां पर कुछ फाइल से रखी हुई थी और एक टेबल भी लगा हुआ था। वो उस टेबल के पास में जाकर बैठा। उसकी नजरें सामने एक फाइल के ऊपर जमी हुई थी, ब्लैक कलर की कवर वाला वो फाइल जिसके ऊपर किसी का नाम था, ना ही फाइल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन। उसने उसे फाइल को उठाया और उसे रीड करने लगा। ये सभी फाइल्स वही जो कि उसने महाजन फैमिली के घर से मंगवाई थी, लेकिन उसने क्यों और कब कैसे मंगवाई इसका कुछ नहीं पता था। अभी केशव बिना किसी स्पेशल भाव के एक एक करके सभी फाइल्स पढ़ता है। तभी उसकी नज़र एक फाइल के ऊपर जाकर अटक गई। जैसे ही उसने उस फाइल को देखना स्टार्ट किया तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बनते बिगड़ते नजर आ रहे थे। अब आगे वो लगातार अपनी पैनी नजरों से उस फाइल को रीड कर रहा था। उसके हाथों की मुट्ठियां टेबल पर कसती जा रही थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव काफी नॉर्मल दिखाई दे रहे थे। उसने पूरी फाइल को पढ़ा और अजीब सी मुस्कान के साथ सामने वॉल पर टंगी ईशानी की फोटो को देखने लगा। ये कहते हुए उसकी नज़र उस फाइल के ऊपर ही जमी हुई थी। वो तुरंत उस फाइल को लेकर केबिन के बाहर निकल आया। उसने अपने हाथ के फिंगरप्रिंट से ही उस लॉक को दोबारा क्लोज किया और इस फाइल को लिए केबिन के बाहर निकल गया, जहां दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था अभय। वो भी उसी के पीछे पीछे चल दिया। वो अपनी कार में बैठा जहां ड्राइविंग सीट पर अभय ड्राइविंग के साथ था। उसने पोलाइट वॉइस में कहा, बॉस मुझे लगता है कि इसके पीछे मिस्टर। उसकी बात को बीच में काटते हुए केशव ने सर्द आवाज में कहा, मुझे अच्छे से पता है इसके पीछे किसका हाथ है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं हैंडल कर चुका हूं या मैटर, तुम बस जो मैंने कहा था उस पर ध्यान दो। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं गलती करना फोन अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम जानते हो। अभय ने तो हाँ में हिलाया और कश्यप के कहने पर ड्राइवर ने कार की स्पीड और तेज कर दी। एक ग्रे कलर का 2 मंजिली विला था। उसके मैनन हॉल में एक आदमी बैठा हुआ था जिसने इस वक्त ब्लैक कलर के सफारी सूट पैंट पहने हुए थे, ब्लैक कलर के शूज, ब्लैक कलर के सनग्लासेस, हाथ में ब्रांडेड रोलेक्स की वॉच। उसके हाथों में एक सिगार था और उसके मुंह से हल्का सा धुआं निकल रहा था। उसकी एज लगभग 60 या 65 के आसपास की थी, लेकिन वो अपनी एज से काफी ज्यादा यंग दिखाई दे रहा था। उसी के सामने 2 आदमी व्हाइट कलर के सूट पैंट पहने खड़ा हुए था। उसके दोनों हाथ पीछे थे और वो अपना सिर झुकाए नीचे जमीन को देख रहे थे। सोफे पर बैठे उस शख्स ने सिगार के कश को एक बार फिर खींचा और धुआं उस आदमी की तरफ छोड़ते हुए कड़क आवाज में कहा, तो तुमने उसे बर्बाद कर दिया। ये कहते हुए उसने एक हाथ सोफे की तरफ फोल्ड किया। तभी सामने खड़े आदमी ने कपकपाती आवाज में कहा, बॉस वो मैंने कोशिश की है, अब कल सुबह तक देखते हैं कि क्या होता है। मैंने तो उनकी कंपनी के लगभग सभी शेयर्स को डाउन करने का फैसला कर दिया था। उनके शेयर होल्डर को ज्यादातर को भी मैंने खरीद लिया है। उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था। सामने बैठे शख्स ने सिगार के मुंह की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, देखो मुझे आग लगाने की आदत नहीं है, लेकिन कोई मुझे जला दे इतनी भी किसी की औकात नहीं है। मैंने जितना कहा था उतना किया या नहीं? वो बर्बाद हुआ या नहीं? ये कहते हुए वो एकदम से चिल्लाया। उसके इस तरह चिल्लाने से एक पल के लिए वो आदमी 2-3 कदम पीछे हट जाता। उसका पूरा शरीर था। वही मैनन हॉल में हाल में मौजूद लगभग 7-8 मेल सर्वेंट थे जो अभी उस शख्स की आवाज सुनकर डर गए थे। वो तुरंत जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने लगे। उस आदमी ने डर के मारे कपकपाती हुई आवाज में कहा, मैंने उसे बर्बाद कर दिया है, उसकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। सर प्लीज डोंट पैनिक। ये सुनकर शख्स के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने एक टांग को दूसरी टांग के ऊपर रखते हुए सोफे पर अपनी उंगलियां बजाते हुए कहा, चलो अच्छा है कि वो परिवार हो जाए, लेकिन अगर वह बर्बाद नहीं हुआ तो याद रखना तुम्हारी बर्बादी तुम्हारी घर तक पहुंच जाएगी। और मैं तुम्हें इस तरह वार्न कर रहा हूं, मैं बाद में करूंगा कि कोई तुम्हें दोबारा आवाज नहीं कर पाएगा। ये सुनकर सामने खड़े आदमी के पैरों में से जमीन खिसक गई।
वो अच्छे से जानता था कि सामने बैठा शख्स कितना खिसका हुआ है, उसका दिमाग कितना पैदल है। उसने तुरंत अपना सिर झुकाया और घबराए आवाज में बोला, आई एम सॉरी सर। ये सुनकर उस शख्स ने कुछ नहीं कहा और दोबारा सिगार की कश खींचने लगा। एक दो कश खींचने के बाद वो सामने खड़े आदमियों को घूरते हुए बोला, अब क्या मेरे सर पर बैठोगे? दफा हो जाओ यहाँ से और सुबह इस खुशखबरी के साथ आना कि वो बर्बाद हो गया है। अगर नहीं हुआ तो अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना, कहीं डूब के अपने आप को खत्म कर लेना, वरना मैं तुम्हें ढूंढकर खत्म कर दूंगा। ये सुनकर वो आदमी अंदर तक दहल गया। वो तुरंत घबराते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। उसके जाते ही सोफे पर बैठे आदमी के होठों पर सरकास्टिक स्माइल आ गई। उसने अपने सिगार को अपने लेफ्ट हाथ में पकड़ा और दोबारा उसके कश खींचने लगा। उसके धुएं से आसपास का माहौल और ज्यादा गर्म होता हुआ नजर आया था। आसपास मौजूद सभी सर्वेंट अपना काम खत्म करके वहां से कहीं और शिफ्ट चुके थे, अपना का दूसरा काम निपटाना को। क्योंकि उस आदमी के होते हुए वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाए थे, उसके अंदर इतनी अजीब सी वाइब्स आ रही थी। वही महाजन विला। ईशानी इस वक्त मेन हॉल बैठे हुई थी। वही विशाल विशाल हल्का सा उदास दिखाई दे रहा था। उसका पूरा प्लान फेल हो चुका था। वो कुछ करता उससे पहले ही वहां पर शक्ति और टपका था, जिस पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया था। वही शक्ति भी खा जाने वाली नजर से विशाल कोई देखा था। शक्ति ने मुस्कुराते हुए ईशानी को देखकर पूछा, अरे क्या हुआ? तुम्हारे मिस्टर हस्बैंड आए नहीं? लगता है कि तुमने उनकी नाक में इतना दम कर दिया कि वे भी तुमसे परेशान हो गए, इसलिए तो अभी तक वापस नहीं आए। ईशानी ने उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, मारूंगी मैं तुझे अगर तुम्हारी ऐसी बात दोबारा कही। वे मुझे लेने आएंगे, उन्होंने कहा था वो शाम को आ जाएंगे। ये कहते हुए वो अजीब से तरीके से अनामिका को और चंचल को देख रही थी। चंचल ने मुस्कुराते हुए शक्ति को देखकर कहा, शक्ति कम ऑन यार, तुम इतना परेशान क्यों हो गए हो? वैसे भी तुम्हें तो परेशानी होना नहीं चाहिए। मिस्टर पाठक कोई राक्षस तो नहीं है जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को खा जाएंगे। शक्ति ने उसे घूरते हुए कहा, चंचल बेस्ट फ्रेंड वो तो तुम्हारी भी है ना, लेकिन तुम्हें तो उसकी इतनी चिंता नहीं हुई। ये सुनकर चंचल एक पल के लिए चुप हो गई, लेकिन अगले ही पल बोली, ऐसा किसने कहा? मुझे बहुत फिक्र है अपनी बेस्ट फ्रेंड की। हालांकि मैं तो इसके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। ये सुनकर ईशानी को एकदम से हंसी आ गई। उसके इस तरह से चंचल ने अजीब सी नजर से उसे देखकर पूछा, क्या हुआ ईशानी? मैंने कोई जोक तो नहीं सुना दिया? बेस्ट फ्रेंड मैं तुम्हारे लिए सच में जान दे सकती हूँ। ये सुनकर ईशानी ने मना करते हुए, नहीं नहीं, वो मुझे कुछ जोक याद आ गया। शक्ति ने काफी टाइम पहले मुझे एक जोक सुनाया था, उसका मतलब मुझे आज समझ में आया। शक्ति नहीं कंफ्यूज होते हुए उसे देखकर पूछा, अरे ऐसा कौन सा जोक सुनाया था? एरा मुझे सुनाओ तो, मैं भूल गया। ईशानी ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, जाने दो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। शक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे अभी डैड के साथ किसी क्लाइंट से मिलने जाना है, मैं नहीं पहुंचा तो डैड मेरी वॉट लगा देंगे कि दोबारा चलने लायक नहीं बचूंगा। उसने ईशानी को देखा और वहां से जाने के लिए पलटा ही था कि तभी दरवाजे पर खड़े केशव को देखकर कोई एक पल के लिए चौंक गया। केशव जिसके बगल में ही अभय खड़ा हुआ था। वो दोनों विला के अंदर आए, उन्हें देख सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। अनामिका के अलावा खड़े हुए थे। अनामिका केशव का ऑरा, उसका स्टाइल, उसके लुक्स सभी परफेक्ट थे। अनामिका को अब और ज्यादा जलन होने लगी। उसे अंदाजा हो गया था कि केशव के जैसा इंसान दूसरे इस दुनिया में शायद बना ही ना हो। उसने जलती नजरों से सामने ईशानी को देखा। केशव ने बिना किसी एक्सप्रेशन के एक एक करके उन सभी को देखा और सर्द आवाज में बोला, कहीं मुझे आने में कोई देर तो नहीं हुई? ये कहते हुए उसने अपनी सुलेखा के ऊपर टिकाई। सुलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हैं दामाद जी, भला आपको आने में देर कैसे हो सकती है? और वैसे भी आपकी बीवी का मायका है, वो जब चाहे यहाँ आ सकती है। केशव ने अपनी आंखें दिखाते हुए सामने बैठी अनामिका को देखकर कहा, पर लगता है हमारी साली साहिबा को हमारा यहाँ आना पसंद नहीं आया। उसकी बात सुनकर सुलेखा ने तुरंत अनामिका की तरफ देखा और गुस्से में उसे उठने का इशारा किया। अनामिका ना चाहते हुए भी अपनी मां के कहने पर उठी और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है मिस्टर पाठक, वो क्या है ना, मेरे शरीर में थोड़ी अकड़न आ चुकी है। केशव ने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए और बिल्कुल उसके सामने जाकर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए अजीब से लहजे में बोला, कोई बात नहीं, मुझे अकड़न और अकड़ एकदम दोनों ठीक करनी आती है, बिकॉज आई एम केशव पाठक। अगली बार मैं आऊं तो प्लीज बैठिएगा मत। क्या है, जब मैं खड़ा होता हूं तो कोई बैठे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता, और स्पेशली जब वो इंसान औकात और उम्र में मुझे छोटा हो। उसकी बात सुनकर अनामिका ने हाथों की मुट्ठियां भीन ली। वही शक्ति और ईशानी के होठों पर मुस्कान आ गई।
ईशानी ने मन ही मन अपने पति की काफी तारीफ की और मुस्कुराते हुए बड़बड़ाई, ओ माय गॉड, तुम्हारी इसी अदा पर तो बहुत प्यार आता है मिस्टर हस्बैंड। तुम्हारा एटीट्यूड किस दिन मेरी जान लेकर रहेगा। ये कहते हुए वो मुस्कुराकर केशव को देखने लगी और तुरंत उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हो, मेरी बहन मुझे बहुत प्यार करती है। उसे हमारी शादी से खुशी हुई है और आप मेरी बहन को डराने बंद कीजिए, आपके इस तरह देखने से वो डर जाएगी। आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं अगले चैप्टर्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड कम सून एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।